हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहित बंसल। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीएमए फाइनल का पेपर नंबर 13। सीएमए फाइनल का पेपर नंबर 13 जो कि है कॉर्पोरेट लॉज एंड कंप्लायंसेस, उसका सेक्शन बी। मैंने आप लोगों को बताया था कि सीएमए फाइनल का जो पेपर नंबर 13 है कॉर्पोरेट लॉज एंड कंप्लायंसेस, वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। पहला है सेक्शन ए जिसमें कंपनीज एक्ट और इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड पढ़ते हैं। सेकंड वाला जो हमारा आ जाता है उसमें हम अदर कॉर्पोरेट लॉज पढ़ते हैं और बहुत बार इसको अलाइड लॉ के नाम से भी जाना जाता है, अलाइड लॉज के नाम से। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सेक्शन बी। क्लियर ये चीज यहां तक? और इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं सेबी लॉज एंड रेगुलेशंस। ये आपके स्टडी नोट 2 का पार्ट ए है जिसमें हम पढ़ेंगे कि आखिर सेबी एक्ट क्यों आया और उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। आप जब अपना सीएमए फाइनल का मॉड्यूल निकालेंगे तो स्टडी नोट 2 दिया हुआ है, जिस स्टडी नोट 2 में बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स दिए हुए हैं। हम पार्ट ए आज पढ़ने वाले हैं, पार्ट ए स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे सेबी क्या है, सेबी एक्ट कब आया, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके फंक्शंस क्या हैं, उसकी पावर्स क्या है, अगर सेबी के ऑर्डर से एग्रीव्ड हो तो किसके, सेबी के बारे में सब कुछ पढ़ने वाले हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स कि आखिर सेबी होता क्या है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इजी चीज मैं बताने वाला हूं। सेबी जो है ना, उसके शब्दों को आप तोड़ लो एक बार। एस से बन जाता है आपका सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज का मतलब होता है चाहे से शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, स्क्रिप्ट्स, डेरिवेटिव्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट, कोई भी जो चीज होती है जिसको खरीदा और बेचा जाता है, ट्रेडिंग जिसकी होती है, आप उसे अलग अलग नाम से पुकारोगे। आप बोलोगे ये शेयर्स है, डिवेंचर्स है, बॉन्ड्स है, डेरिवेटिव्स है, स्क्रिप्ट्स है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। उससे अच्छा उसे एक नाम से बोल दो, सिक्योरिटीज। ये सभी चीजें इसमें आ जाती हैं। ई से बनता है आपका एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब या तो आप बेच रहे हो या आप खरीद रहे हो। बोर्ड का मतलब आ जाता है ग्रुप ऑफ पर्सन, बहुत सारे लोग बैठकर ये काम कर रहे हैं। और आई का मतलब आ जाता है इंडिया। तो सेबी आखिर है क्या? सेबी एक ऐसा बोर्ड, एक ऐसा ग्रुप ऑफ पर्संस है, वो ये रेगुलेट करते हैं, वो ये कंट्रोल करते हैं, वो ये देखते हैं कि इंडिया में अगर कोई भी पर्सन, इंडिया में अगर कोई भी पर्सन, वो पर्सन इंडिविजुअल भी हो सकता है, मैं या आप, या आर्टिफिशियल भी हो सकता है कंपनी। इंडिया में अगर कोई भी पर्सन शेयर्स को बेच रहा है या शेयर्स को खरीद रहा है, सिक्योरिटीज को बेच रहा है या सिक्योरिटीज को खरीद रहा है, वो सेबी की निगरानी में ये सब काम करेगा, सेबी के कंट्रोल में ये सब काम करेगा, सेबी के अंदर गवर्न होकर ये सब काम करेगा। तो सेबी जो है वो इंडिया का एक ऐसा बोर्ड, एक ऐसा लीगल ग्रुप ऑफ पर्सन है जो कि ये देखता है कि कौन इंडिया में सिक्योरिटीज बेच सकता है, कौन खरीद सकता है, कैसे बेचेगा, कैसे खरीदेगा। ये सभी रूल्स रेगुलेशंस हमारा सेबी मैनेज करता है। तो अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें अपनी लैंग्वेज में तो क्या लिखेंगे? मैं लिख रहा हूं, आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। आप लोग लिख सकते हैं कि सेबी इज अ ग्रुप ऑफ पर्संस इन इंडिया which regulate purchase और सेल ऑफ सिक्योरिटीज। आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं सेबी। सेबी एस्टेब्लिश कब हुआ था, सेबी कब आया था? तो डेट याद रख लीजिएगा बच्चों बहुत अच्छे से कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश हुआ था अप्रैल 1992 में।
मैं जब भी ये बात पढ़ाता हूं ना, तो बहुत बार स्टूडेंट ये बोलते हैं कि सर हमने तो ये पढ़ा है कि जो सेबी है वो 1998 में आ गया था। बच्चों सेबी 1988 में आ गया था। 1988 में सेबी का इंट्रोडक्शन बोला गया था, अनाउंस किया गया था कि हम सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को लाने वाले हैं। 1988 के अंदर यह बात बोली गई थी कि हम एक ऐसी अथॉरिटी लेकर आने वाले हैं, हम इंडिया में एक ऐसा ग्रुप ऑफ पर्सन लेकर आने वाले हैं जो इंडिया में अगर शेयर्स, डिवेंचर, सिक्योरिटीज को परचेज या सेल किया जाएगा वो अथॉरिटी कंट्रोल करेगी। ये अनाउंस किया गया था 1988 में। लेकिन एक्चुअली में जो सेबी आया था वो अप्रैल 1992 में आया था। अप्रैल 1992 में आया था। और इसको सिक्योरिटीज मार्केट की, कैपिटल मार्केट की सिक्योरिटीज को गवर्न करने की, कंट्रोल करने की पहली रेगुलेटरी बॉडी बोला जाता है। पहली ऐसी ये बॉडी है, ये पहला ऐसा ग्रुप ऑफ पर्सन है इंडिया के अंदर जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1992 में पहली बार, जिसका काम था सिक्योरिटीज के परचेज और सेल को देखना। इससे पहले 1992, 12 अप्रैल 1992 से पहले ऐसी कोई भी लीगल अथॉरिटी नहीं थी इंडिया में जो सिक्योरिटीज के परचेज या सेल को गवर्न करती थी, कंट्रोल करती थी, नहीं थी। सेबी वो पहली रेगुलेटरी अथॉरिटी थी, लीगल अथॉरिटी थी जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया था इंडिया के अंदर सिक्योरिटीज को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, कि अगर कोई भी सिक्योरिटीज इंडिया में बेची या खरीदी जाती है सेबी के रूल्स रेगुलेशंस को मान के किया जाएगा। स्टूडेंट बोलता है सर मुझे अभी तक की ये बात समझ में आ गई, मुझे ये समझ में आ गया कि सर सेबी जो है वो एक बोर्ड है, वो एक लीगल ग्रुप ऑफ पर्सन है जिसके अंदर कुछ लोग बैठे होते हैं, इंडिया में अगर सिक्योरिटीज खरीदी या बेची जाती है तो ये ध्यान रखते हैं। और इस सेबी पहली रेगुलेटरी बॉडी थी, इंडिया की कंट्रोल करने वाली बॉडी थी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिक्योरिटीज मार्केट के लिए बनाया था। और ये 12 अप्रैल 1992 के अंदर एस्टैब्लिश हो गई थी। सर मुझे तो ये बताइए कि सेबी ये तो बॉडी है ना, ये तो ग्रुप ऑफ पर्सन है, लेकिन सेबी काम कैसे करेगी, किन किन रूल्स रेगुलेशंस को उसे ध्यान में रखना पड़ेगा, ये बात कहां लिखी हुई है। आज अगर सेबी के अंदर सपोज कीजिए 9 लोग अपॉइंटेड हैं, सेबी के अंदर 9 लोग हैं जो काम करते हैं, वो कंपनियों पे निगरानी रखते हैं, लोगों पे निगरानी रखते हैं कि कैसे सिक्योरिटीज खरीदी बेची जाएंगी, कौन से रूल्स रेगुलेशंस को ध्यान में रखकर ये सब काम करते हैं, वो रखते हैं सेबी एक्ट 1992। सेबी एक्ट 1992 के अंदर रूल्स रेगुलेशन, प्रोविजन, टर्म्स, कंडीशन, नियम, शर्तें, कानून लिखे हुए हैं कि सेबी जो बोर्ड है वो किस तरह से लोगों को कंट्रोल करेगा, कैसे रेगुलेट करेगा, क्या क्या टर्म्स कंडीशंस उसको माननी पड़ेंगी और क्या क्या टर्म्स कंडीशन है जो दूसरे लोग जो ट्रेड कर रहे हैं वो फुलफिल करने चाहिए। तो सेबी जो है उसके ऊपर कौन से रूल्स रेगुलेशंस एप्लीकेबल होते हैं, सेबी एक्ट 1992 के। सेबी जो है वो सेबी एक्ट 1992 के अंदर रहकर काम करती है। जैसे एक एनसीएलटी है, आपने कंपनी लॉ में पढ़ा होगा, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, वो कंपनीज एक्ट के अंदर रहकर काम करती है। जैसे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो अलग अलग लॉज के, अलग अलग एक्ट के अंदर काम करते हैं। उसी तरह से जो हमारा सेबी बोर्ड है वो सेबी एक्ट के अंदर काम करती है। स्टूडेंट बोलता है सर मुझे 3 बातें समझ में आई हैं, अभी तक मैं रिवाइज कर देता हूं आपको। सबसे पहले आपने मुझको बताया कि सेबी जो है वो एक बोर्ड है, वो एक ग्रुप ऑफ पर्सन है जो कि इंडिया के अंदर बनाया गया है, पहली रेगुलेटरी बॉडी थी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने 12 अप्रैल 1992 को बनाया, इंडिया के अंदर सिक्योरिटीज का परचेज या सेल हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए। और ये किस के अंदर रहकर काम करता है, सेबी एक्ट के अंदर रहकर काम करता है। सेबी एक्ट को भी 1992 में लाया गया था। सर सेबी एक्ट को 1992 में ही क्यों लाया गया, सर सेबी एक्ट को पहले क्यों नहीं लाया गया 1992 से पहले? इसलिए नहीं लाया गया बच्चों, बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए इंडिया में 1991 के अंदर ग्लोबलाइजेशन आया। अगर कोई पूछे कि इंडिया में ग्लोबलाइजेशन कब आया, 1991 में आया। उससे 1991 से पहले भी इंडिया में शेयर्स और सिक्योरिटीज को खरीदा बेचा जा रहा था।
लेकिन सिर्फ इंडिया के लोग खरीद बेच रहे थे और इंडिया में बहुत कम लोग हैं। आज भी इंडिया के अंदर टोटल अगर आप देखोगे ना तो सिर्फ 3% ऐसे लोग हैं जो सिक्योरिटीज मार्केट में डील करते, शेयर्स वेयर्स खरीदते बेचते, आज भी 2022 में भी। मैं बात कर रहा हूं 1991 से पहले भी इंडिया में सिक्योरिटीज को खरीदा बेचा जाता था, लेकिन बहुत कम लोग खरीदते बेचते थे, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती थी, फ्रॉड नहीं होता था। लेकिन जब 1991 में ग्लोबलाइजेशन आ गया, बाहर के विदेशों के लोग इंडिया में आ गए और बाहर के लोग हमारे यहां पर आकर हमारी कंपनीज के शेयर्स परचेज करने लगे, अपने यहाँ के बेचने लगे, तब हमें लगा कि यार ये अंग्रेज तो पढ़े लिखे लोग हैं, ये अंग्रेज तो सिक्योरिटी शेयर्स को बहुत ज्यादा खरीदते बेचते, इनकी देशों इनके कंट्रीज में तो बहुत खरीदा बेचा जाता है। अब ग्लोबलाइजेशन के बाद ये हमारी भारत देश में आ गए, ये तो हमको चूना लगा देंगे, ये तो हमारे साथ में फ्रॉड कर देंगे, ये तो हमको लूट के ले जाएंगे दोबारा से। हमें एक ऐसे एक्ट की जरूरत है, हमें एक ऐसे कानून की जरूरत है जो इन अंग्रेजों के ऊपर, बाहर के लोग जब इंडिया में आकर शेयर्स खरीदेंगे या बेचेंगे, उनके ऊपर कंट्रोल रखेगा, उनके ऊपर कुछ कानून बना देगा, उनके ऊपर कुछ नियम शर्तें बना देगा। इसीलिए कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि तब मार्केट बड़ा हो गया था, ग्लोबलाइजेशन के बाद पूरी दुनिया के लोग हमारे यहां पर आकर शेयर्स खरीदना बेचना स्टार्ट हो गए थे, मार्केट बड़ा हो गया था। उस वक्त कंट्रोल ऐसे नहीं कर सकते थे, हमें एक प्रॉपर मजबूत कानून की जरूरत थी, इसलिए हम उस वक्त सेबी एक्ट लेकर आए 1992 में। तो अभी तक मैंने क्या पढ़ाया? अभी तक मैंने पढ़ाया सेबी जो है वो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, 12 अप्रैल 1992 में पहली रेगुलेटरी बॉडी जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था इंडिया के अंदर सिक्योरिटीज को अगर परचेज या सेल हो रहा है तो कंट्रोल करने के लिए। और ये किसके अंदर रहकर काम करता है? सेबी एक्ट 1992 के अंदर। सेबी एक्ट को 1992 में ही क्यों लाया गया था? इसलिए लाया गया था क्योंकि उससे पहले ग्लोबलाइजेशन नहीं था, तो सिक्योरिटीज को खरीदना बेचना इंडिया के अंदर इंडिया के लोग ही करते थे और ज्यादा लोग नहीं खरीदते बेचते थे, फ्रॉड नहीं होता था क्योंकि कम लोग थे, पकड़ में आ जाते थे। लेकिन जब ग्लोबलाइजेशन आ गया, बाहर की कंट्रीज इंडिया में आकर ट्रेड करने लगी, तब हमें एक कानून की जरूरत पड़ी और तब जाकर हम सेबी एक्ट 1992 लेकर आए। स्टूडेंट बोलता है सर मुझे समझ में आ गया, रिवाइज भी करवा दिया आपने, सब कुछ क्लियर हो गया। मुझे ये बताएं सर आप, सर जब भी कोई एक्ट आता है, चाहे से वो सेबी एक्ट है और चाहे से वो इस दुनिया का कोई भी एक्ट है, जब भी कभी भी कोई भी एक्ट अगर आता है तो सर कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स के साथ, कुछ ना कुछ पर्पस के साथ में आता है। सर ये जब सेबी एक्ट आया 1992 में, जब ये सेबी एक्ट 1992 में आया, क्यों आया, क्या पर्पस था, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे? और स्टूडेंट्स हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात अब पढ़ने वाले हैं, बड़े ध्यान से पढ़िएगा। मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो इन्वेस्टर्स थे ना हमारे इंडिया के, वो ज्यादा तो नहीं थे, अब बाहर के लोग भी आने लग गए। बाहर के लोग एक तो खरीदते बेचते, उन्हें पता रहता था कब खरीदना है कब बेचना है, पढ़े लिखे लोग थे, एक्सपीरियंस थे। उसके अलावा इंडिया में हमारे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ब्रोकर बनने लग गए, वो लोगों के पास आने लगे, बड़े बड़े धन्ना सेठों के पास में गए, लाला जी के पास में गए और बोले कि आप अपना पैसा इस कंपनी के शेयर में लगा दो, ईयर एंड में आपको बहुत प्रॉफिट होगा। वो लोग लगा देते लालच में आकर, लेकिन ईयर एंड होता तब वो बोलते कि यार अब की बार तो जो है प्रॉफिट नहीं हुआ, आप दोबारा लगा दो, अगली बार प्रॉफिट होगा। लूटते थे। तो ऐसा कोई भी ना करे, कोई भी ऐरा गहरा उठ के ब्रोकर ना बन जाए जिसको नॉलेज ही नहीं है मार्केट की, बल्कि वो बंदा जो क्वालिफाइड है, जिसके पास डिग्री है, जो पढ़ा लिखा है, प्लस सेबी के पास में रजिस्टर है, एज ब्रोकर, उसी को ही ब्रोकरिंग करने का काम अलाउ किया जाता था। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या था? हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट करना, कहीं उनको कोई चूना तो नहीं लगा रहा है, कोई ऐसे बीकॉम पास लड़का या कोई ज्यादा कुछ जानता नहीं है, अनएक्सपीरियंस्ड आदमी, बीकॉम पास तो नहीं बोलूंगा, कोई अनएक्सपीरियंस्ड आदमी जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं है वो ब्रोकर बन रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ा लिखा एक्सपीरियंस्ड आदमी बने। इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना पहला ऑब्जेक्टिव था सेबी एक्ट का।
दूसरा, मैंने आपको बोला तब तक इंडिया के ज्यादा लोग सिक्योरिटीज मार्केट में पैसा लगाते नहीं थे, उन्हें ये रिस्की काम लगता था, उनको लगता था ये तो सट्टा है, इसमें तो बस किस्मत चलती है। उनको नहीं पता था कि इसमें स्टडी भी चलती है, इसमें अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छा खासा पैसा आप कमा सकते हो। सेबी एक्ट ने बोला कि हम इसे प्रमोट करेंगे, हम इसे लार्ज स्केल पर प्रमोट करेंगे, हम लोगों को सिखाएंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, शेयर्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स क्या होते हैं, जिससे ये मार्केट प्रमोट हो और ये डेवलप हो, ज्यादा से ज्यादा लोग इसके अंदर आकर परचेज और सेल करें। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या था सेबी एक्ट का, कि इस इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। कैसे करेंगे? जो भी ब्रोकर बन रहा है उसको रजिस्टर कराना जरूरी है सेबी के अंदर, कोई भी मुंह उठा के ब्रोकर नहीं बन सकता। दूसरा, मार्केट को प्रमोट करना, बढ़ाना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना। और तीसरा, कंट्रोल करना। वही सेबी एक्ट के अंदर रूल्स रेगुलेशंस थे, वो कंट्रोल करते थे। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझ लें। अगर कोई भी आपसे बोले कि सेबी के 3 ऑब्जेक्टिव बता दो सेबी एक्ट के, पहला तो बोलिएगा प्रोटेक्ट करना इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को, दूसरा बोलिएगा प्रमोट करना मार्केट को, और तीसरा बोलिएगा रेगुलेट करना मार्केट को। तो पीपीआर, मूवी देखिए ना RRR, उसकी जगह याद रख लो पीपीआर, ये ऑब्जेक्टिव थे सेबी के, प्रमोट करना, उसके अलावा प्रोटेक्ट करना और रेगुलेट करना। क्लियर है? चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। बड़ा ही इजी टॉपिक है। स्टूडेंट बोलता है कि सर मुझे एक बात बताओ, आपने बोला कि ये सेबी जो है ये तो एक बोर्ड है, मतलब ये तो एक ग्रुप ऑफ पर्सन है, तो सर सेबी क्या कंपनी है एक तरीके से? हाँ जी बिल्कुल, सेबी एक कंपनी है और सेबी के पास में कंपनी की सभी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके पास भी, सेबी के पास में भी सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसके पास भी परपेचुअल सक्सेशन है, इसके पास भी कॉमन सील है, इसके पास भी अपने नाम से केस करने का या कोई डायरेक्टली इस पर केस कर सकता है। सेबी सेक्शन 3 बोलता है हमारा, कौन बोलता है? हमारा सेक्शन 3, याद रखिएगा सेक्शन को बच्चों, याद रखिएगा सेक्शन 3 बोलता है, देखिए क्लियरली एक एक चीज लिखी हुई है कि जो हमारा सेबी है वो एक तरीके से बोर्ड है, वो एक तरीके से ग्रुप ऑफ पर्सन है, वो एक बॉडी कॉर्पोरेट है और उसके पास में कंपनी की सभी कैरेक्टरिस्टिक हैं। वो अपने नाम से मतलब कंपनी जो जो काम कर सकती है वो सब काम सेबी बोर्ड कर सकता है। और याद रखिएगा बच्चों, आगे इस चैप्टर में मैं बार बार इसको सेबी 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 नहीं बोलूंगा, मैं इसको बोर्ड बोलूंगा, मैं इसको बोर्ड बोलूंगा। अगर कोई पूछे सेबी क्या है, आप बोलिएगा बोर्ड है, ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है, ये भी एक कंपनी है और इसके पास में कंपनी की सभी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके पास भी परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील है, कैपेसिटी है अपने नाम से काम करने की, ये सब चीजें हैं सेबी के पास में। उसके अलावा बच्चों एक और चीज बताइएगा कि ये सब बातें सेक्शन 3 में लिखा हुआ है, क्योंकि सेबी को एस्टेब्लिश कैसे किया जाता है ये बात सेक्शन 3 में लिखी। स्टूडेंट बोलता है सर मैं समझ गया, अभी तक आपने जो जो पढ़ाया ना उसमें सब समझ गया। देखो बच्चों, रिवाइज बार बार करना जरूरी है। थ्योरी में आप जितना रिवाइज करोगे ना उतना ज्यादा आपको लर्न होगा और उतने लंबे टाइम तक आपको याद रहेगा। इसलिए मेरी आदत है मैं हर टॉपिक को पढ़ाने के बाद पहले जितने टॉपिक्स पढ़े हैं उनको रिवाइज करता हूं। एक नया टॉपिक पढ़ो, फिर सभी टॉपिक्स को दोबारा रिवाइज करो, फिर एक नया टॉपिक पढ़ो, फिर सभी टॉपिक्स को दोबारा रिवाइज करो। अभी तक क्या पढ़ा? सेबी जो है वो 12 अप्रैल 1992 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको एस्टेब्लिश किया था, इंडिया की पहली रेगुलेटरी बॉडी थी। एक ऐसा ग्रुप ऑफ पर्सन, इंडिया के अंदर अगर सिक्योरिटीज का परचेज या सेल हो रहा है, सेबी उसको कंट्रोल करेगा, रेगुलेट करेगा। वो क्यों, किसके अंडर में काम करता है? सेबी एक्ट 1992 के अंदर में काम करता है। सेबी एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? पीपीआर, एक तो प्रोटेक्ट करना इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को, प्रमोट करना मार्केट को और रेगुलेट करना मार्केट को। उसके बाद सेबी जो है उसका एस्टेब्लिशमेंट कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 3, देखो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। उसके अलावा नेक्स्ट बात, सेबी
जो है वो एक बॉडी कॉर्पोरेट है, वो भी एक कंपनी है और उसके पास भी कंपनी की सभी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक मैं समझ गया, लेकिन अब मुझे एक बात बता दो। सर मुझे ये बता दो कि जो सेबी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सर इसका हेड ऑफिस कहां पर है? हेड ऑफिस मुंबई में है। हेड ऑफिस मुंबई में है। सर इसका हेड ऑफिस आपने बोला, इसका जो मेन ऑफिस है वो आपने बोला कि मुंबई के अंदर है। क्या सर इसके अदर ऑफिसेज भी हैं? ये तो मेन ऑफिस हो गया, क्या इसके अदर ऑफिसेज भी हैं? यस। कहां कहां है? बहुत सारी जगह है। और सेबी को अगर लगता है फ्यूचर में कभी भी जरूरत लगती है कि यार मेरे अदर ऑफिसेज दिल्ली में है, राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में, जयपुर में, इस जगह पर है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, अहमदाबाद, गुजरात में, मुझे और अपने अदर ऑफिस खोल लेने चाहिए तो खोल सकता है। मेन ऑफिस इसका हेड ऑफिस मुंबई में है। उसके अलावा अदर ऑफिसेज जब जब बोर्ड को जरूरत लगे, जब जब उसे लगे मुझे अपने और नए ऑफिस खोलने चाहिए, वो खोल सकता है। देखो इंपॉर्टेंट नोट में दोनों बातें लिखी हुई हैं बच्चों। मैंने बोला था मैं अब आगे इस चैप्टर में सेबी को बोर्ड के नाम से पुकारूंगा। हेड ऑफिस मुंबई में है और अदर ऑफिसेज और दूसरी जगह पर है इंडिया में, और दूसरी जगह पर ये खोल भी सकता है। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक की सब बातें मैं समझ गया हूं, अब आगे चलो सर। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट आ गए हैं बच्चों हम सेक्शन 4 पे। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, लिख लो इसके सामने, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पहली बात। दूसरी बात बच्चों ये भी लिख लेना, आप इसको मैनेजमेंट ऑफ द सेबी भी बोल सकते हो या फिर चाहो, लिख लीजिएगा। नोट्स आपको मिल चुके हैं बच्चों। अगर आपने मेरे से क्लासेस परचेज की हुई हैं तो आप तक मेरी बुक पहुंच चुकी है ऑलरेडी। और अगर आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर नोट्स हैं, डाउनलोड कर लीजिएगा। और लिख लीजिएगा सेक्शन 4 में हम बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ सेबी। इसको अगर आप चाहो तो कंपोजिशन ऑफ सेबी भी बोल सकते हो। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है। एग्जाम के अंदर वो बोल सकता है कि सेक्शन 4 समझा दो सेबी एक्ट 1992 का, या बोल सकता है मैनेजमेंट ऑफ सेबी के बारे में बताओ, या बोल सकता है कंपोजिशन ऑफ सेबी के बारे में बताओ। सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं, अपनी देसी भाषा में प्योर, तो इस टॉपिक का मतलब यह है कि जो सेबी बोर्ड है उसके अंदर कितने लोग बैठते हैं। तो बच्चे मैं आपको क्लियरली एक बात बता दूं, सेबी के अंदर टोटल 9 लोग बैठते हैं। स्टूडेंट बोलते हैं वेरी गुड सर, ये तो इजी है, मुझे तो समझ में आ गया कि सेबी के अंदर सिर्फ 9 लोग बैठते हैं और सभी 9 लोगों को अपॉइंट सेंट्रल गवर्नमेंट की मंजूरी लेकर किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट लेकर किया जाता है। तो सेक्शन 4 क्या बोलता है? सेक्शन 4 बोलता है मैनेजमेंट ऑफ द सेबी, कंपोजिशन ऑफ द सेबी। सेबी बोर्ड के अंदर कितने लोग बैठते हैं? 9 लोग बैठते हैं। उन 9 लोगों को अपॉइंट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। अब उन 9 में से एक कौन होता है? 9 में से एक तो होता है चेयरमैन। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर दिया, कितने हो गए? एक हो गया, एक। अब बच्चों बाकी के और कौन कौन लोग होते हैं उसको पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं। देखिए सेबी क्या कर रहा है, सेबी इंडिया के अंदर हर कंपनी, कोई भी कंपनी, चाहे से वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, मार्केटिंग का काम करती है, या रॉ मटेरियल सप्लाई का काम करती है, या ऑनलाइन काम करती है, या ऑफलाइन काम करती है, कोई भी कंपनी या कोई भी पर्सन अगर इंडिया के अंदर सिक्योरिटीज में डील करता है तो सेबी उसको कंट्रोल करता है। अब सोचो कोई कंपनी बैंकिंग कंपनी है, कोई कंपनी मेडिसिन का, ड्रग्स का काम करती है, ड्रग्स बोलते हैं मेडिसिन को, कोई कंपनी जो है वो अल्कोहल का काम कर रही है, कोई कंपनी पेट्रोल पंप वाला काम कर रही है, कोई कंपनी ओयो की तरह होटल सर्विस प्रोवाइड कर रही है, कितनी सारी कंपनियां हैं और सेबी इन सभी कंपनियों को कंट्रोल कर रहा है। इसका मतलब इस सेबी बोर्ड के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उनको हर बिजनेस की नॉलेज है। मतलब ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो फाइनेंस का काम भी जानते हैं, जो लॉ का काम भी जानते हैं, जो इंटरनेशनल काम भी जानते हैं, कंपनियां जो इंटरनेशनल बिजनेस भी करती है, अकाउंटेंसी का काम भी जानते हैं, इकोनॉमिक्स का काम भी जानते हैं। इसीलिए बच्चों अब देखो,
मैंने आपको बोला सेबी के अंदर टोटल 9 लोग बैठते हैं, सबको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, 9 में से एक चेयरमैन होता है, बाकी के दो जो मेंबर होते हैं वो होते हैं जिनको फाइनेंस की और एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज होती है, क्योंकि ऐसे भी बंदे चाहिए। अगर कल को हमें बैंकिंग कंपनी का इशू आ गया सेबी के पास में, तो वो 2 लोग कम से कम एक्सपीरियंस आदमी होंगे। तो एक हो गया चेयरमैन, 2 लोग ऐसे हो गए जिन्हें फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है, एक बंदा आरबीआई में से होना चाहिए क्योंकि वो एक्सटर्नल मैटर्स को देख सके, इंटरनेशनल जो मैटर्स है उनको देख सके, हवाला का ट्रांजैक्शन देख सके। तो कितने लोग बैठा दिए? एक तो बैठा दिया चेयरमैन, बाकी के 2 लोग बैठा दिए फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन से, और एक बैठा दिया आरबीआई से। टोटल कितने लोग हो गए अभी तक? 4। बाकी के 5 और लोग होते हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। तो देखो कैसे कैसे हो गया, सबको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रहा है, एक है चेयरमैन, 2 लोग ऐसे हैं जिनको फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज है, एक आरबीआई के बीच का है, और बाकी के 5 अदर लोग हैं। और जो ये 5 अदर लोग हैं ना, इनमें से 3 परमानेंट मेंबर्स होने चाहिए, फुल टाइम में काम करें सेबी के अंदर। भले से 2 पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, 4-5 घंटे के लिए आते हैं चले जाते हैं, 5 में से 3 ऐसे होने चाहिए जो फुल टाइम है। स्टूडेंट बोलता है सर मुझे समझ में आ गया, सर मुझे समझ में आ गया कि हमारा सेबी एक्ट 1992 का सेक्शन 4 जो है वो कंपोजिशन ऑफ सेबी की बात करता है, मैनेजमेंट ऑफ सेबी की। वो ये बोलता है कि सेबी के अंदर टोटल 9 लोग बैठते हैं, वो ये बोलता है उनमें से एक चेयरपर्सन होता है, और सबको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है, एक चेयरपर्सन होता है, उसके अलावा 2 ऐसे लोग होते हैं जो फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन का काम जानते हैं, एक ऐसा होता है जो आरबीआई के बीच का होता है, और 5 अदर लोग और होते हैं, और उन 5 अदर में से कम 3, एट लीस्ट 3 फुल टाइम में काम करें। सर मैं समझ गया, लेकिन सर एक बात बताओ, सर मेरे को ये बताओ कि क्या ये जो चेयरमैन होता है और बाकी जितने भी मेंबर्स होते हैं, तो एक तो हो गया चेयरमैन और बाकी के जो 8 लोग हैं, क्या सबको लॉ की नॉलेज होनी चाहिए? होनी चाहिए। फाइनेंस की होनी चाहिए, अकाउंटेंसी की होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स की होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन की होनी चाहिए, और उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट बोल दे कि ये नॉलेज भी होनी चाहिए, तो वो भी होनी चाहिए। क्योंकि बच्चों आप सेबी बोर्ड के अंदर बैठे हो जो पूरे भारत को कंट्रोल कर रहा है। भारत के अंदर जितनी कंपनीज है, जितने लोग हैं सिक्योरिटीज को खरीद या बेच रहे हैं, सबको कंट्रोल कर रहे हो। इंटरनेशनल कोई फॉरेन से इंडिया में ट्रेडिंग कर रहा है या इंडियन कंपनी बाहर जा रही है, उसको भी कंट्रोल कर रहे हो। आपको हर सेक्टर की नॉलेज होनी चाहिए। आपके पास मार्केटिंग कंपनी आ सकती है, मैन्युफैक्चरिंग आ सकती है, प्रमोशन वाली आ सकती है, रॉ मटेरियल सप्लाई वाली आ सकती है, कपड़े का काम करने वाली आ सकती है, एजुकेशन फील्ड आ सकती है, ऑटोमोबाइल सेक्टर का आ सकती है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का आ सकती है, पानी सेक्टर का आ सकती है, बैंकिंग वाला काम आ सकती है, हवाला इलीगल काम, सबकी नॉलेज होना जरूरी है। स्टूडेंट बोलता है सर अब तक का सब समझ आ गया। सर एक बार रिवाइज करवा दो, जो जो अभी तक आपने पढ़ाया है मुझे सब समझ आ गया। अभी तक मैंने आपको बताया सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इंडिया का एक ग्रुप ऑफ पर्सन है जिसको अब 12 अप्रैल 1992 में इस्टेब्लिश किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने। इंडिया की पहली रेगुलेटरी बॉडी है जो सिक्योरिटीज मार्केट को कंट्रोल करती है, और ये सेबी एक्ट 1992 के अंदर काम करती है। सेबी एक्ट के 3 मेन ऑब्जेक्टिव हैं, एक तो प्रमोट करना मार्केट को, प्रोटेक्ट करना इन्वेस्टर्स को, रेगुलेट करना मार्केट को। एक इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना, एक तो वो हो गया। मार्केट को प्रमोट करो, और प्रमोट करते साथ साथ रेगुलेट भी, कंट्रोल भी करते चलो। उसके बाद में मैंने बताया सेक्शन 3 आपको, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेबी। मैंने आपको ये बताया कि ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है, ये एक तरह की कंपनी है और इसके पास कंपनी की सभी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसका हेड ऑफिस मुंबई में है और बाकी इसके अदर ऑफिसेज भी हैं इंडिया में बहुत सारी जगह पे, और सेबी अगर चाहे तो अदर ऑफिसेज और भी स्टैब्लिश कर सकता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा सेक्शन 4, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा मैनेजमेंट ऑफ सेबी या फिर कंपोजिशन ऑफ सेबी। सेबी के अंदर टोटल 9 लोग बैठते हैं, सबको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, एक चेयरपर्सन होता है, 2 ऐसे लोग होते हैं जिन्हें फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है, एक ऐसा बंदा होता है जिसको आपके आरबीआई के बीच का हो, 5 अदर लोग होते हैं जिनमें से कम 3 फुल टाइम होने चाहिए, और 9 के 9 लोग चेयरमैन और बाकी सब लोगों को लॉ की, फाइनेंस की, एडमिनिस्ट्रेशन की, अकाउंटेंसी की, इकोनॉमिक्स की और बाकी फील्ड सबकी नॉलेज होना जरूरी है।
स्टूडेंट बोलता है सब समझ आ गया, मुझे मजा भी आ गया है, लेकिन सर मुझे एक बात बताओ, आपने बोला कि सेबी के अंदर 9 लोग बैठते हैं सर, सेबी के अंदर 9 लोग बैठते हैं, एक चेयरपर्सन और बाकी के अदर, इनके काम करने की टर्म्स कंडीशंस क्या होती हैं? जब ये अपॉइंट होते होंगे एज चेयरमैन एंड एज मेंबर ऑफ सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो इनकी काम करने की कुछ कंडीशंस होती होंगी ना, कि ये ऐसे ही काम करेंगे, ये वैसे ही काम करेंगे, वो टर्म्स कंडीशंस क्या होती हैं? तो बच्चों मैं आपको बता दूं, वो टर्म्स कंडीशंस जो होती हैं वो सेबी बोर्ड तय करता है। मतलब इस इनके टर्म्स कंडीशन पहले से लिखे हुए हैं कि अगर कोई भी बंदा चेयरमैन बन रहा है, उसे ऐसे 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 काम करना पड़ेगा, अगर उसने ऐसे नहीं किया तो फिर वो इलीगल माना जाएगा, उसे हटा देंगे, वो सब बातें ना लिखी हुई हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, पता है बच्चों, सेकंड पॉइंट को बहुत अच्छे से पढ़ो आप, बहुत अच्छे से, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर रहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर रहती है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लगता है कि सेबी बोर्ड का चेयरमैन या मेंबर सही से काम नहीं कर रहा है, अगर वो गलत काम कर रहा है, अगर वो टर्म्स कंडीशंस को नहीं मान रहा है, अगर वो रूल्स रेगुलेशंस को नहीं मान रहा है, अगर वो सेबी एक्ट 1992 के प्रोविजंस को नहीं मान रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट चेयरमैन या मेंबर जो भी उसको लगता है गलत कर रहा है, उसको रिमूव कर सकती है। याद रखिएगा बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है एक बार कि सेबी बोर्ड के चेयरमैन या मेंबर को रिमूव करने की पावर किसके पास में है? याद रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है। सेंट्रल गवर्नमेंट टर्मिनेट कर सकता है उनकी सर्विसेज को, लेकिन टर्मिनेट करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट उनको 3 महीने का नोटिस देगा। क्योंकि सोचिए, आज अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, आज मैं सेबी बोर्ड का चेयरमैन हूं या मेंबर हूं, आज अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने मुझे रिमूव कर दिया तो मैं तो भूखा मर जाऊंगा, मेरी तो अचानक से नौकरी चली गई यार। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट कम से कम 3 महीने पहले मुझको बता देगा। 3 मंथ नोटिस मतलब है, जब मुझको नोटिस दिया जाएगा उसके 3 महीने तक मैं रह सकता हूं, और उन 3 महीने में मैं कोई दूसरा जॉब देख लूंगा। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है नहीं, मैं तो तुम्हें इंस्टेंटली हटा रहा हूं, तो अगले 3 महीने की मुझको सैलरी दे दो, या तो 3 महीने मुझको रख के काम करवा लो और नोटिस दे दो, अगले 3 महीने तक मैं नोटिस पीरियड पे रहूंगा, काम करूंगा, और मुझे अब भी हटा रहे हो तो 3 महीने की मुझको सैलरी दे दो। स्टूडेंट बोलता है मैं समझ गया सर, मैं समझ गया कि सेबी बोर्ड के अंदर जो 9 लोग हैं, चेयरपर्सन, मेंबर, वो टर्म्स कंडीशन जो लिखी हुई है उनके तहत काम करते हैं। अगर नहीं किया तो सेंट्रल गवर्नमेंट हटा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जब हटाएगा तो कम से कम 3 महीने पहले का नोटिस देगा। अगर इंस्टेंट हटा रहा है तो 3 महीने की, आगे के 3 महीने की सैलरी मुझको देगा। बोला सर मैं समझ गया, लेकिन एक बात बताओ मुझको। मैंने कहा पूछो। बोला सर ये तो बात हो गई जब चेयरमैन या मेंबर को हटाया जा रहा है, उसको टर्मिनेट किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। अगर चेयरमैन या मेंबर खुद हटना चाहता है, खुद जाना चाहता है, नहीं करना अब उसे सेबी बोर्ड के अंदर काम, नहीं रहना उसको चेयरमैन या मेंबर, अरे हट सकता है यार, बिल्कुल छोड़ के जा सकता है, बिल्कुल रिजाइन कर सकता है। बस उसे सेंट्रल गवर्नमेंट को यह बात बतानी पड़ेगी, उसे सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस देना पड़ेगा। सेबी का चेयरमैन या मेंबर अगर छोड़ना चाहता है ऑफिस को, छोड़ सकता है, राइटिंग में नोटिस देना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, और उसको भी 3 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। वो नोटिस दे दे, अगले 3 महीने तक काम करे और चला जाए। क्योंकि जिस तरह से आपको 3 महीने चाहिए थे अपनी नई जॉब ढूंढने के लिए, उसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट को भी 3 महीने चाहिए कोई नया बंदा सेबी बोर्ड के अंदर आपकी पोजीशन पे लाने के लिए। चाहे से सेंट्रल गवर्नमेंट आपको रिमूव करे तो भी वो 3 महीने पहले नोटिस देगा या 3 महीने की सैलरी देगा, या फिर आप अपनी मर्जी से रिजाइन करके जा रहे हैं तो भी आपको 3 महीने पहले नोटिस देना पड़ेगा। ये बात हमारा सेक्शन 5 बोलता है, याद रखिएगा बच्चों। स्टूडेंट बोलता है सर मैं समझ गया, आगे चलो। आगे बड़ा ही सिंपल है,
सेक्शन 5 में मैंने आपको क्या बताया? सेक्शन 5 में मैंने आपको बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूव कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट टर्मिनेट कर सकता है आपकी सर्विसेज को। क्यों? वो क्या क्या वजह होंगी जब सेंट्रल गवर्नमेंट मेरी सर्विसेज को टर्मिनेट करेगा? क्या वजह होंगी? वो वजह सेक्शन 6 के अंदर लिखी हुई। अगर चेयरमैन या मेंबर इंसॉल्वेंट हो जाए, बेसिकली ये मेंबर के लिए होती हैं, तो आप मेंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखो, चेयरमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से याद मत रखो, है ना, क्योंकि सेक्शन 6 जो है वो सिर्फ मेंबर के रिमूवल के लिए बात करता है, तो इसमें चेयरमैन याद मत रखिएगा, सिर्फ मेंबर। सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी मेंबर को, सेबी बोर्ड के जो 8 लोग हैं, एक तो चेयरमैन है, बाकी के जो 8 लोग मेंबर हैं, उनको रिमूव कर सकता है अगर मेंबर इंसॉल्वेंट, दिवालिया हो जाता है, अगर उसके लॉसेस उसके प्रॉफिट से ज्यादा हो जाते हैं, मतलब उसके लॉसेस ज्यादा हैं, उसके प्रॉफिट कम है, दिवालिया हो गया, तो फिर उसको रिमूव कर देगा सेंट्रल। या वो अनसाउंड माइंड हो जाता है, उसका माइंड साउंड नहीं करता। अनसाउंड माइंड का मतलब क्या है? उसका माइंड साउंड नहीं कर रहा है, हो सकता है वो पागल हो गया है, हो सकता है वो कोमा में चला गया है, हो सकता है वो ड्रंक रहता है पूरे टाइम, शराब के नशे में, समझ, उसका माइंड साउंड नहीं करता, कॉम्पिटेंट आदमी नहीं है वो, उसको लोगों ने डिक्लेयर कर दिया, अथॉरिटी ने डिक्लेयर कर दिया कि भैया ये जो है वो अनसाउंड माइंड है, डॉक्टर ने, कॉम्पिटेंट पर्सन ने, डॉक्टर ने बोल दिया इसका दिमाग खराब हो चुका है, इससे कोई भी डील वील मत करो, इसको हटा दो, ये मेंबर बनने लायक नहीं है। या फिर वो किसी ऑफेंस में कन्विक्ट, कन्विक्ट का मतलब है जेल में जाना, ऑफेंस का मतलब है गुनाह, किसी गुनाह में जेल चला गया है, या फिर और किसी वजह से उसने कोई ऐसा काम कर दिया जो कि पब्लिक के इंटरेस्ट के डेट्रीमेंटल है, पब्लिक के इंटरेस्ट के खिलाफ है, उसने पब्लिक के खिलाफ काम कर दिया। अगर सेबी बोर्ड के जो 8 लोग हैं, मेंबर हैं, अगर वो इन 4 में से कोई भी काम कर देते हैं, तो सेक्शन 6 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट उनको रिमूव कर देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट उनको रिमूव कर देगा। और कब? या तो वो इंसॉल्वेंट हो गए, या वो अनसाउंड माइंड हो गए, या फिर उनको किसी ऑफेंस में पकड़ा गया, या फिर वो पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ कोई काम कर रहे हैं। याद रखिएगा बच्चों, सेक्शन 5 में मैंने बताया था सेंट्रल गवर्नमेंट हटा सकता है, और सेक्शन 5 के अंदर मैंने बोला था 3 महीने पहले नोटिस देना पड़ेगा, सैलरी देनी पड़ेगी, वो मैंने तब बोला था जब सेंट्रल गवर्नमेंट हटा रहा है, क्योंकि उन्होंने सेबी एक्ट के अंदर रहकर काम नहीं किया। सेक्शन 6 अलग बात कर रहा है, सेक्शन 6 सिर्फ मेंबर पे अप्लाई होता है, और सेक्शन 5 के अंदर जो टर्म्स कंडीशन थी ना, जिनकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट हटा रहा था, उनके अलावा टर्म्स कंडीशन है सेक्शन 6 की, उनके अलावा है ये, और हटा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट मेंबर को। लेकिन एक बात बताओ यार, सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को खुद को लगे कि यार सेबी बोर्ड का वो मेंबर अनसाउंड माइंड हो गया, या इंसॉल्वेंट हो गया, या जेल में चला गया, और हटा दे, ये तो सही नहीं है ना। कम से कम सामने वाले व्यक्ति को, आदमी को सफाई पेश करने का मौका तो दिया जाए, एक बार, एटलीस्ट एक बार सफाई पेश करने का मौका तो दिया जाना चाहिए। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कभी भी किसी भी मेंबर को सेक्शन 6 के अंदर रिमूव कर रहा है, तो उसे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, अपनी सफाई पेश करने का मौका दिया जाएगा। स्टूडेंट बोलता है मैं अब तक सब समझ गया सर, अब तक आपने मुझे जो जो पढ़ाया ना वो सब समझ गया, मैं ये समझ गया कि सेबी जो है वो इंडिया का एक ग्रुप ऑफ पर्सन है, जिसको 12 अप्रैल 1992 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया। ये पहली रेगुलेटरी बॉडी है जो इंडिया के अंदर सिक्योरिटीज के परचेज या सेल को कंट्रोल करती है। उसके अलावा सर मैं ये समझ गया, ये सेबी एक्ट 1992 के अंदर काम करती है। इसके 3 ऑब्जेक्ट है, पहला इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करो, दूसरा मार्केट को प्रमोट करो, और साथ में रेगुलेट करो।
उसके अलावा सेक्शन 3 के एस्टेब्लिशमेंट में मैं समझ गया सेबी एक कंपनी है, ये भी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, इसके पास में कंपनी की सभी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका हेड ऑफिस मुंबई के अंदर है, इसकी बाकी के जो अदर ऑफिसेज है वो इंडिया में बहुत सारी जगह है, और अगर कल को सेबी चाहे तो और भी अदर ऑफिस खोल सकता है। सेक्शन 4 में आपने मुझे कंपोजिशन ऑफ सेबी बताया, टोटल सेबी के अंदर 9 लोग बैठते हैं, सबको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, उनमें से एक चेयरमैन होता है, 2 ऐसे लोग होते हैं जिन्हें फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत हो, एक आरबीआई के बीच का बंदा होता है, बाकी के 5 और लोग होते हैं जिनमें से कम 3 फुल टाइम में काम करते हैं। चेयरमैन और बाकी सब मतलब 9 के 9 लोगों को लॉ की, अकाउंटेंसी की, फाइनेंस की, एडमिनिस्ट्रेशन की सबकी नॉलेज होना जरूरी है। सेक्शन 5 में मुझको आपने बताया कि ये जो चेयरमैन और मेंबर होते हैं ये एक्ट के अंदर जो टर्म्स कंडीशन है उनके तहत काम करते हैं, और अगर इन्होंने काम सही से नहीं किया तो सेंट्रल गवर्नमेंट इनको रिमूव कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट इनको कम से कम 3 महीने पहले का नोटिस देगा या फिर अगले 3 महीने की सैलरी देगा। ये लोग खुद भी रिजाइन करके जा सकते हैं, लेकिन इनको भी 3 महीने पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस देना पड़ेगा। सेक्शन 6 में हमने सिर्फ मेंबर्स का रिमूवल पढ़ा, सिर्फ मेंबर्स का रिमूवल, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूव करता है मेंबर्स को, अगर वो इंसॉल्वेंट हो गए या वो अनसाउंड माइंड हो गए और डॉक्टर ने, कॉम्पिटेंट पर्सन ने डिक्लेयर कर दिया ये अनसाउंड माइंड है, या फिर वो किसी ऑफेंस में कन्विक्ट पकड़े गए हैं, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है ये पब्लिक के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट मेंबर को रिमूव कर देगा, लेकिन उन्हें अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जरूर प्रोवाइड करी जाएगी। सर मुझे यहां तक अभी तक सब कुछ समझ में आ गया, आगे चल। अब स्टूडेंट, अब हम लोग देखेंगे मीटिंग्स ऑफ बोर्ड, सेक्शन 7। हम ये देखेंगे कि जो सेबी है, मैंने बोला वो एक बॉडी कॉर्पोरेट है, मतलब एक कंपनी है, तो और उसके अंदर 9 लोग बैठते हैं, और 9 लोग ये बड़े बड़े लोग हैं। अब ये लोग डेली तो ऐसा नहीं है कि एक ही टाइम पर ऑफिस आते होंगे, और ऑफिस भी बहुत सारे हैं, कोई हेड ऑफिस जा रहा है, कोई अदर ऑफिस जा रहा है, कोई कोई दूसरे काम में। इंडिया कितना बड़ा है, कितने सारे काम है, कितनी सारी कंपनी है, कितने सारे लोग हैं, तो इन लोगों को कभी मिलना भी तो होता होगा, डेली तो ये नहीं मिल पाते, बिजी है, अलग अलग शहरों में है, अलग अलग काम में व्यस्त है, लेकिन इनको कभी तो मिलना होता होगा ना, तो ये मीटिंग करते होंगे। तो हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो सेबी है उसको एक साल में कितनी बार मीटिंग करना जरूरी है। बच्चों इसकी कोई लिमिट नहीं है कि सेबी को इतनी बार तो मिलना ही पड़ेगा, कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। जब भी सेबी को जरूरत लगे सेबी तब मीटिंग कर सकती है, जब भी सेबी को जरूरत लगे सेबी तब मीटिंग कर सकती है। अब एक बार मैंने ये बात बोली तो स्टूडेंट ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, स्टूडेंट मेरे से ये बोला सर एक बात बताओ कि अगर मीटिंग हो रही है तो सर उस मीटिंग के अंदर चेयरपर्सन का होना जरूरी होता है, जो चेयरमैन है उसका होना जरूरी होता है, क्योंकि वही मीटिंग को स्टार्ट कराता है। और आपने बोला सेबी को जब जरूरत है तब सेबी मीटिंग कर सकती है। सर सपोज करो, सपोज करो कि सेबी ने मीटिंग कॉल करी लेकिन चेयरमैन है नहीं सर, क्योंकि उसको कोई काम पड़ गया, वो नहीं आ सकता, तो फिर हम सिर्फ उस मीटिंग के लिए एक नया चेयरमैन अपॉइंट करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये समझो कि जो सलमान खान है वो सेबी का चेयरमैन है। किसका चेयरमैन है? सेबी का चेयरमैन है, सेबी का, लेकिन वो मीटिंग में नहीं आ सकता, तो हम मीटिंग के लिए एक नया चेयरमैन अपॉइंट करेंगे। मीटिंग के लिए वो सेबी का चेयरमैन नहीं बन जाएगा, सेबी का तो सलमान खान है, अगर ये मीटिंग में आता तो ये ही मीटिंग का चेयरमैन माना जाता, पर मीटिंग में कोई ये आया नहीं है, तो मीटिंग के लिए, उस मीटिंग के लिए हम कोई नया चेयरमैन बना लेंगे। कौन बनाएगा? वो मेंबर्स आपस में से किसी एक को चेयरमैन बना देंगे। ये हो गया बच्चों आपका सेकंड पॉइंट, ये हो गया बच्चों आपका सेकंड पॉइंट जो मैंने आपको पढ़ाया, ये हो गया सेकंड। अच्छा सर उसके बाद एक बात बताइए सर,
जैसे आपने बोला कि चेयरमैन होना जरूरी है मीटिंग में, अगर वो नहीं है तो मेंबर्स अपने में से किसी को अपॉइंट करके चेयरमैन बना लेंगे, समझ गए। लेकिन सर एक बात बताइए, मीटिंग में कोई भी मैटर उठा और ये प्रपोज हुआ कि हमें ये सेबी को ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो सर उसका रिजल्ट कैसे आएगा, क्या नतीजा निकलेगा? उस पर वोटिंग होगी। अच्छा, मतलब आप बोल रहे हो कि सेबी जब चाहे तब मीटिंग कर सकती है, हर मीटिंग में चेयरमैन होना जरूरी है सेबी का चेयरमैन नहीं है तो फिर वो मेंबर्स जो है आपस में से किसी एक को उस मीटिंग का चेयरमैन बना लेंगे, ये समझ गए। और कोई भी मैटर प्रपोज होता है तो उसका रिजल्ट कि इसे करें कि नहीं करें, क्या रिजल्ट है, उसके लिए वोटिंग करी जाएगी। सर एक क्वेश्चन है, सर वोटिंग सिर्फ मेंबर्स करते हैं या चेयरमैन भी करता है? तो बच्चों इस बात को बहुत अच्छे से नोट कर लेना, वोटिंग सिर्फ मेंबर्स करते हैं, चेयरमैन वोट नहीं देता है। चेयरमैन बस एक ही सिचुएशन में वोट देता है, सिर्फ एक सिचुएशन में वोट देता है। और वो कौन सी सिचुएशन है? अगर मेंबर्स ने वोट दिए, टोटल कितने मेंबर्स हैं? टोटल 8 मेंबर्स हैं, टोटल 9 लोग होते हैं सेबी में, एक चेयरमैन बाकी के 8। सपोज करो कि अगर वोट ऐसे दिए कि 4 फेवर में 4 अगेंस्ट में, मतलब टाई हो रहा है वोट, जितने फेवर में आए हैं उतने अगेंस्ट में आए। सिर्फ इस सिचुएशन में चेयरमैन अपनी वोट कास्ट करता है, इसे कास्टिंग ऑफ वोट बाय चेयरमैन बोलते हैं कि आज चेयरमैन अपनी वोट कास्ट करेगा, क्योंकि मेंबर्स ने जो वोटिंग करी है जितना फेवर में है उतना अगेंस्ट में टाई हो रहा है ये मैच। अरे मेरी बात सुनिए, अदरवाइज चेयरमैन वोट नहीं देता, सिर्फ मेंबर्स वोट देते हैं, सिर्फ मेंबर्स वोट देते हैं। चेयरमैन सिर्फ तब वोट देता है जब मेंबर्स ने जो वोट दी है वो जितनी फेवर में है उतनी अगेंस्ट में, सिर्फ तब वोट देता है। सर मैं समझ गया। तो सर अभी तक मैं समझ गया कि सेबी को जब जरूरत लगे मीटिंग कर सकती है, चेयरमैन का आना जरूरी है, चेयरमैन नहीं है तो मेंबर्स खुद में से किसी को चेयरमैन बना लेंगे। कोई भी मैटर अगर रिजल्ट पाना है तो वोटिंग करी जाएगी, वोटिंग मेंबर्स करेंगे। अगर वोटिंग टाई होती है तो फिर चेयरमैन कास्ट करेगा, जो भी बंदा ओरिजिनल चेयरमैन आया है तो वो, या फिर मीटिंग में हमने किसी को बनाया था तो। क्लियर है सर, हम यहां तक तीनों पॉइंट समझ चुके हैं, तीनों पॉइंट हमने पढ़ लिए। लेकिन सर एक क्वेश्चन है मेरा, मैंने कहा बोलो। बोला सर सपोज करो कि सेबी एक मीटिंग बुला रही है सर, सपोज कीजिए कि सेबी एक मीटिंग बुला रही है, और सर सेबी मीटिंग क्यों बुला रही है, क्या वजह है? सेबी सर इसलिए मीटिंग बुला रही है क्योंकि सेबी को यह डिस्कस करना है कि रिलायंस कंपनी सही कर रही है कि नहीं कर रही है, रिलायंस कंपनी से रिलेटेड कोई मैटर डिस्कस करना है सेबी को, इसलिए। अब सर सेबी के अंदर 9 लोग हैं, एक चेयरमैन और बाकी के 8 मेंबर्स। सर सपोज कीजिए इन 8 में से एक मेंबर रिलायंस का डायरेक्टर है, तो देखो सर सेबी ने मीटिंग बुलाई कि हम रिलायंस के बारे में डिस्कस करेंगे, रिलायंस सही काम करती है कि नहीं। और जो लोग मीटिंग में बैठकर डिसीजन लेने वाले हैं उनमें से एक बंदा रिलायंस का डायरेक्टर है, तो सर वो बंदा तो रिलायंस के फेवर में वोट देगा, वो क्यों चाहेगा कि रिलायंस के अगेंस्ट में वोट जाए? इसीलिए अगर इन 9 लोगों में से चाहे से चेयरमैन चाहे से मेंबर्स कोई भी अगर किसी कंपनी से रिलेटेड है, किसी कंपनी का डायरेक्टर है, तो उस मीटिंग से पहले वो उस बात को डिस्क्लोज कर देगा कि बाकी के लोगों को, बाकी के 8 लोगों को डिस्क्लोज कर देगा। अरे मेरी बात समझ, बाकी के 8 लोगों को डिस्क्लोज कर देगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको इसे और क्लियरली समझाता हूं। सपोज कीजिए कि सेबी ने मीटिंग कॉल करी, सेबी ने मीटिंग कॉल करी, क्यों करी? क्योंकि सेबी डिस्कस करेगा अबाउट ओयो कंपनी। अब मेंबर है एक, 1 मेंबर किसका? ऑफ सेबी, वो डायरेक्टर है ओयो का।
तो सोचो ना कि जब मीटिंग में डिसीजन लेना होगा तो वो तो ओयो के फेवर में लेगा, क्योंकि वो ओयो का डायरेक्टर है। उसीलिए उसे एक मेंबर को ये बात डिस्क्लोज कर देनी चाहिए मीटिंग से पहले, डिस्क्लोज टू अदर, कि मैं रिलेटेड हूं। उससे पता है डिसीजन क्या आता है, उससे नतीजा क्या निकलता है। उस वाले बंदे को ना उस मीटिंग में आने के लिए मना कर देते हैं और बचे हुए लोग ही मीटिंग करते हैं सिर्फ। या फिर अगर उस मीटिंग में बहुत सारे मैटर डिस्कस होने तो वो बंदा आता है, लेकिन वो मैटर जिससे वो रिलेटेड है उस पर वो वोट नहीं देता, बाकी के लोग वोट देते हैं। तो यहां तक बच्चों अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? अभी तक स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया सेक्शन 7 मीटिंग ऑफ बोर्ड। दोबारा बोल देता हूं, सेबी जितनी बार चाहे मीटिंग कर सकता है, पहला पॉइंट। हर मीटिंग में चेयरमैन होना जरूरी है, अगर नहीं है तो मेंबर्स आपस में से किसी को चेयरमैन बना लेंगे। सेकंड पॉइंट, मीटिंग में किसी भी मैटर का रिजल्ट वोटिंग से आएगा, वोटिंग सिर्फ मेंबर्स देंगे, चेयरमैन सिर्फ तब वोट देगा जब वोट जो है वो टाई हो रही है, उसे कास्टिंग ऑफ वोट बाय चेयरमैन बोलते हैं। तीसरा पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि अगर कोई भी मेंबर किसी भी मैटर से इंटरेस्टेड है, जो मैटर डिस्कस होने वाला है मीटिंग में, उसके बारे में वो डिस्क्लोज कर देगा। तो बच्चों अभी तक हम लोग सेक्शन 7 तक पढ़ चुके हैं। मैं एक बार पूरा रिवाइज कर देता हूं जितना अभी तक मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। मैं एक बार पूरा रिवाइज कर देता हूं। देखें, हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्शन बी, अदर कॉर्पोरेट लॉज। उसका मैंने आप लोगों को बताया कि उसका हम लोग पढ़ रहे हैं, स्टडी नोट 2 का पार्ट है जिसमें हम सेबी के बारे में पढ़ रहे हैं। सेबी के बारे में मैंने आपको पढ़ाया कि ये 12 अप्रैल 1992 को स्टैब्लिश हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको स्टैब्लिश किया। ये पहली रेगुलेटरी बॉडी थी इंडिया के अंदर जो सिक्योरिटीज को डील करती है। ये सेबी एक्ट के अंदर काम करती है। सेबी एक्ट के 3 ऑब्जेक्टिव है, इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना इन्वेस्टर का, मार्केट को प्रमोट करना और रेगुलेट करना। उसके बाद सेक्शन 3 में मैंने बताया ये सेबी जो है वो एक कंपनी है, बॉडी कॉर्पोरेट है, कंपनी की सभी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसका हेड ऑफिस मुंबई में है, अदर ऑफिस इंडिया में बहुत सारी जगह पर है, और बनाने हैं तो सेबी खुद बना सकता है। सेक्शन 4 में मैंने बताया मैनेजमेंट ऑफ द सेबी या कंपोजिशन ऑफ सेबी, टोटल 9 लोग होते हैं, सबको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, सबको। और ये एक एक चीज बच्चों नोट्स में लिखी हुई है, एक एक सिंगल चीज नोट्स में लिखी हुई है। टोटल 9 लोग हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं, एक चेयरमैन होता है, 2 लोग वो होते हैं जिन्हें फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज हो, एक वो होता है जो आरबीआई का बंदा हो, बाकी के 5 लोग और होते हैं जिनमें से 3 कम से कम 3 फुल टाइम में होनी चाहिए। सबको लॉ की, फाइनेंस की, एडमिनिस्ट्रेशन की, बिजनेस की, इकोनॉमिक्स की, बैंकिंग की, इन सब की नॉलेज होना जरूरी है। सेक्शन 5 के अंदर मैंने आपको बताया कि ये जो अपॉइंट होते हैं इनकी टर्म्स कंडीशन बोर्ड खुद से डिसाइड कर लेता है, पहले से डिसाइडेड है। अगर इन्होंने टर्म्स कंडीशन को नहीं माना, सेंट्रल गवर्नमेंट इनको रिमूव कर देगा, 3 महीने का नोटिस देगा या 3 महीने की एडवांस सैलरी देगा। ये खुद भी रिजाइन करके जा सकते हैं, इन्हें भी 3 महीने का नोटिस देना है। अगर जो 8 मेंबर्स हैं, चेयरमैन को हटा दो, जो 8 मेंबर्स हैं उनको सेक्शन 6 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूव कर सकता है। अगर वो इंसॉल्वेंट हो गए या वो अनसाउंड माइंड है और कॉम्पिटेंट पर्सन ने डिक्लेयर कर दिया वो अनसाउंड माइंड है, वो किसी भी ऑफेंस में पकड़े गए हैं, या फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है वो पब्लिक के खिलाफ काम कर रहे हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, सफाई पेश करने का एक मौका दिया जाएगा। सेबी जितनी बार चाहे उतनी बार मीटिंग कर सकता है। मीटिंग के अंदर चेयरमैन का होना जरूरी है, नहीं है तो मेंबर्स आपस में से किसी को चेयरमैन बनाएंगे। मैटर पे वोट सिर्फ मेंबर्स देंगे, चेयरमैन सिर्फ तब वोट देगा जब वोट टाई हो रही हो। और उसके अलावा लास्ट मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी मेंबर किसी मैटर से रिलेटेड है जो मीटिंग में डिस्कस होने वाला है, वो बाकी के लोगों को वो पहले ही डिस्क्लोज कर देगा। अब हमारा सेक्शन 8 आता है बच्चों, ध्यान से देखिएगा सेक्शन 8 क्या बोलता है। सेक्शन 8 को ना बच्चों में एक क्वेश्चन की फॉर्म में आपको समझाता हूं, बड़े ध्यान से देखिए। सपोज कीजिए मैंने आपको बोला सेबी के अंदर 9 लोग होते हैं बच्चों, और सबको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। सपोज करो किसी गलत आदमी को अपॉइंट कर लिया गया, गलत पर्सन अपॉइंटेड। गलतियां हो जाती हैं भाई, सेबी ने पूछा होगा कि आपकी क्वालिफिकेशन दिखाओ, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपकी पुरानी हिस्ट्री दिखाओ। इतना शातिर आदमी कि उसने अपना पूरा सब कुछ बदल दिया, हिस्ट्री बदल दी।
फ्रॉड था, पता ही नहीं लगा, बाद में फ्यूचर में पता लग रहा है। तो गलत आदमी अपॉइंट हो गया, गलत आदमी जो नहीं होना चाहिए था, जो क्वालिफाइड नहीं है सेबी का मेंबर या चेयरमैन बनने के लिए, वो अपॉइंट हो गया। हो गया। अब जब वो अपॉइंटेड था तब उसने कुछ काम भी किए, बाकी लोगों के साथ में मिलके जो सेबी के काम होते हैं वो काम उसने किए, और हमें कुछ बाद में पता चला कि वो गलत है तो हम उसको रिमूव कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि जो जब वो अपॉइंटेड था उस वक्त उसने जो काम किए थे, जो कि सेबी को करने होते हैं, जो कि बाकी सब लोगों ने मिलकर किए थे, क्या वो काम भी गलत माने जाएंगे? नहीं, वो काम गलत नहीं माने जाएंगे। अगर कोई पर्सन, चाहे से वो सेबी बोर्ड का मेंबर है या चेयरमैन है, 9 में से कोई भी है, अगर उसका अपॉइंटमेंट गलत हुआ, अगर वो डिस्क्वालिफाइड था लेकिन फिर भी अपॉइंट कर लिया, कुछ भी हो गया था, और जब वो अपॉइंटेड था, जिस वक्त वो अपॉइंटेड था, वो उस वक्त एज मेंबर या चेयरमैन काम कर रहा था, वो काम इनवैलिड नहीं माना जाएगा। हालांकि हम बाद में जब पता लगेगा ये डिस्क्वालिफाइड आदमी, हम उस आदमी को हटा देंगे, लेकिन वो काम को इनवैलिड नहीं माना जाएगा। अगर उस काम को इनवैलिड मांगोगे तो फिर आप पब्लिक को लॉस कर रहे हो, कंपनी को लॉस कर रहे हो। और ये बात बच्चों सेक्शन 8 में लिखी हुई है। स्टूडेंट बोलता है मुझको यहां तक समझ में आ चुका है, मुझे क्लियर है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे चलते हैं। अब स्टूडेंट हम जो पढ़ने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हम 2 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अब आगे और भी टॉपिक्स पढ़ेंगे इस चैप्टर में, लेकिन मैं भी बोल रहा हूं जो हम नेक्स्ट 2 टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, एक तो है फंक्शंस ऑफ सेबी और एक है पावर्स ऑफ सेबी। बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनमें से क्वेश्चन आता ही आता है, और ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन है, बहुत हार्ड है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, 2 सेकंड में, मतलब 2 मिनट में याद हो जाएगा। देखिए सबसे पहले बोल रहा है फंक्शंस बताओ, फंक्शंस सेक्शन 11 में लिखे। अगर बच्चों कोई आपसे ये बोले ना, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि मुझको तो फंक्शंस ऑफ सेबी समझा दो, आप एक काम करना, आप ना जो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स पढ़ाए थे सेबी एक्ट के, वही लिख के आ जाना। वो तीनों PPR, प्रोटेक्ट करना इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को, मार्केट को प्रमोट करना और मार्केट को रेगुलेट करना, ये 3 अगर पॉइंट आप लिखकर आ गए ना, ये 3 पॉइंट सेबी एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, और ये तीनों पॉइंट सेबी के फंक्शंस भी होते हैं, सेम होते एज इट इज। देखो लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। अब इसी बात को अगर हम थोड़ा, क्योंकि एक्चुअल आंसर तो देखो ये है, लेकिन और इसको आप लिख में भी आ जाओगे क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी एक्ट आते हैं, फंक्शंस आपको आ गए इनडायरेक्टली। लेकिन सोचो किसी दिन आप क्या नाम है, ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, तो आपको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के आंसर लिखना पड़ेगा ना बच्चों। तो आप ऐसे लिख दीजिएगा कि सेबी के फंक्शंस 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो रेगुलेटरी, इस शब्द से समझ में आ रहा है रेगुलेट, और एक है डेवलपमेंट, प्रमोट। अब आपको सब कुछ आता है कि एक तो मुझे मार्केट को प्रमोट करवाना है, देखो लिखा हुआ है रेगुलेटरी में क्या है कि स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करो, स्टॉक ब्रोकर को रेगुलेट करो, कस्टोडियन को रेगुलेट करो, और सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो खुद अपने हिसाब से काम करते हैं उनको रेगुलेटरी। नाम से समझ में आ रहा है, अंदर लिख दो कि ब्रोकर को रेगुलेट करो, स्टॉक ब्रोकर को रेगुलेट करो, डिपॉजिटरी को रेगुलेट करो, मर्चेंट बैंकर को रेगुलेट करो, कस्टोडियन को रेगुलेट करो, स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करो, कंपनीज को रेगुलेट करो, ट्रेड करने वाले लोगों को रेगुलेट करो, कंपनी की सिक्योरिटीज को रेगुलेटरी फंक्शन। और एक आ जाता है डेवलपमेंट, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करो, प्रमोट करो, और जो इंटरमीडियरीज हैं, ब्रोकर सबको प्रमोट करवा दो। अब तक सबको रेगुलेट कर रहे थे, अब सबको, इन्वेस्टर को प्रमोट करवा दो, मार्केट को प्रमोट करवा दो, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्रमोट करवा दो, कंपनीज को प्रमोट करवा दो, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करवा दो, फेयर प्रैक्टिसेस को प्रमोट। सिंपल है यार बच्चों, सिंपल है। आप लोग बीकॉम के स्टूडेंट हो, मैं आपको बोल रहा हूं, आप बस जब फंक्शंस आ जाए ना, तो बच्चों ये तीनों पॉइंट याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव्स वाले पॉइंट है। उसके बाद में बस आप ये लिख देना कि सेबी के फंक्शंस रेगुलेटरी होते हैं और डेवलपमेंट होते हैं। अब रेगुलेटरी में खुद ही रेगुलेट करवाओ,
स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करवाओ, कंपनीज को रेगुलेट करवाओ, ब्रोकर्स को रेगुलेट करवाओ, ट्रेडर्स को रेगुलेट करवाओ, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन को रेगुलेट करवाओ, और इन सबको प्रमोट भी करवा दो डेवलपमेंट फंक्शन में। सेम है यार, कोई हार्ड थोड़ी है। अब हम चलते हैं बच्चों पावर्स पे। बच्चों पावर्स, सेबी की पावर समझने के लिए आप मेरी बात को ध्यान से समझिए। मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूं बच्चों, कहानी। ये कहानी जैसे ही आपको समझ में आई ना, पावर सेबी की समझ में आ जाएगी। मेरे से बहुत बार स्टूडेंट बोलते हैं सर सेबी की पावर्स याद करना तो बड़ा डिफिकल्ट है। मैं बोलता हूं सबसे इजी है। एक छोटी सी कहानी है और बहुत ही प्यारी। अगर आप हिंदी मूवीज देखते हो ना, पुराने से लेके आज तक की, आपको मैं बोल रहा हूं पावर्स अपना आप आ जाएंगे। सोचिए, सेबी को डाउट हुआ, सेबी को डाउट हुआ कि यार कोई कंपनी, कोई भी कंपनी सोच लो, या कोई भी पर्सन कुछ गलत कर रहा है, तो सेबी के पास, तो सेबी क्या करेगा? स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, स्टेप बाय स्टेप। आज सेबी को ये लगा कि यार कोई कुछ गलत कर रहा है, या तो कंपनी गलत कर रही है या कोई पर्सन गलत कर रहा है। सेबी क्या करेगा? सेबी पहला काम वहां पर इंस्पेक्शन करेगा, ऊपर ऊपर का इंस्पेक्शन करेगा थोड़ा सा, कि यार इन पे थोड़ी सी नजर रख लो। उसके बाद में अगर उसे लगता है कि हाँ मुझे जरूरत है, तो वो उनसे उनके डॉक्यूमेंट्स मंगवा लेगा कि लाओ अपने डॉक्यूमेंट्स। अभी मैंने आपका ऊपर ऊपर से थोड़ा सा इंस्पेक्शन किया, लेकिन मुझे मजा नहीं आया, मुझे लग रहा है थोड़ा सा और डिटेल में जाऊं, अपने डॉक्यूमेंट्स दे दो, चेक करूंगा। अगर उन डॉक्यूमेंट्स को चेक करके सेबी को लगा कि यार ये तो सच में फ्रॉड कर रहे हैं, तो फिर वो कंपनी के अंदर इन्वेस्टिगेशन टीम भेज के इन्वेस्टिगेशन करवा लेगा। तो आप सोचिए, आप पुलिस, अगर आप सोचिए आप पुलिस वाले हैं, आपके सामने कोई गुनहगार खड़ा है, क्रिमिनल खड़ा है, आप क्या करोगे? पहले ऊपर ऊपर से उसको चेक करोगे, फिर आपको ज्यादा लगेगा तो आप उसके कपड़ों को चेक करोगे, डॉक्यूमेंट्स मंगवा लोगे, कपड़े वपड़े चेक करोगे। फिर आपको ज्यादा लगेगा, आप उसके घर में जाके इन्वेस्टिगेशन करोगे, तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। उसके बाद में आपको लगा कि हाँ ये सच में गलत कर रहा है, तो आप डायरेक्शन दोगे कि गलत मत करो, तुम गलत कर रहे हो, अब मत करना, अब मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूं। अगर आपको ये लगता है, सेबी को ये लगता है, तो देखो बच्चों यहां तक की कहानी हुई कि सेबी को अगर डाउट है तो सबसे पहले इंस्पेक्शन कर लेगा, डॉक्यूमेंट्स मंगवा लेगा, फिर उसके बाद अंदर जाकर इन्वेस्टिगेशन कर लेगा, गलत लगा तो डायरेक्शन दे देगा। और अगर सेबी को ये लगा कि यार इस पूरे सिक्योरिटीज मार्केट में हजारों तरह के शेयर्स खरीदे बेचे जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक टाइप की सिक्योरिटी से रिलेटेड फ्रॉड हो रहा है, बाकी 999 सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई फ्रॉड नहीं है, सिर्फ एक टाइप की सिक्योरिटी से रिलेटेड फ्रॉड है, तो फिर उस केस में सेबी सिर्फ उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी को सस्पेंड कर देगा। या फिर सेबी को लगता है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन फ्रॉड कर रहा है, तो उसको सस्पेंड कर देगा। तो सेबी ने क्या क्या किया, खुद से सोचो, अपने दिमाग से सोचो कि सेबी को अगर किसी पर्सन पे या कंपनी पे डाउट हुआ तो ऊपर ऊपर से इंस्पेक्शन करेगा, ज्यादा हुआ तो डॉक्यूमेंट्स मंगवा लेगा। जैसे सिविल कोर्ट के पास में पावर होती है ना कि आओ मेरे को डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, तो पावर एज सिविल कोर्ट कि आओ डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। फिर ज्यादा अगर शक हुआ तो इन्वेस्टिगेशन करवा लेगा कंपनी के अंदर, घर के अंदर। फिर उसके बाद में अगर लगा गलत कर रहा है तो डायरेक्शन दे देगा। फिर अगर लगा कि यार एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी से रिलेटेड फ्रॉड है तो उसको सस्पेंड कर देगा। अगर पर्टिकुलर पर्सन या कंपनी से रिलेटेड फ्रॉड है उसको सस्पेंड कर देगा। और अगर सेबी को लगेगा कि मैं इसको कितनी बार डायरेक्शन दे चुका हूं, गलत मत कर, गलत मत कर, गलत मत कर, मत कर फ्रॉड, मत कर फ्रॉड, मानता नहीं है, तो फिर अब की बार मैं इसमें पेनल्टी लगा देता हूं। खत्म यार, आप सेबी हो। आप क्या करो, आप अपने माइंड में सोचो, आप सेबी हो, आपके सामने कंपनी या पर्सन खड़ा है, ऊपर ऊपर से इंस्पेक्शन करो, ज्यादा है तो डॉक्यूमेंट्स भगा लो, ज्यादा है तो इन्वेस्टिगेशन कर लो, गलत लगे तो डायरेक्शन दे दो, कोई पर्टिकुलर सिक्योरिटी देखे उसे सस्पेंड कर दो, पर्टिकुलर कंपनी या पर्सन देखे उसे सस्पेंड कर दो। अगर लोग फिर भी नहीं मान रहे, फ्रॉड कर रहे हैं, पेनल्टी लगाओ। बाकी ये हो गई मेन चीज। बाकी तो फिर अदर पावर्स है, वो तो आप पढ़ोगे, वो तो अब ना भी पढ़ो तो भी आप लिख कर आ सकते हो। तो स्टूडेंट्स ये होती हैं पावर्स ऑफ सेबी।
इसके बाद में हम एक और टॉपिक पर चलते हैं, बड़ा सिंपल टॉपिक है सेक्शन 12। ये आपको इतना बड़ा हुआ यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, मैं एक ही लाइन में आपको बता देता हूं, ध्यान से सुने। इफ एनी पर्सन wants to work as intermediary like broker, sub broker, merchant banker, custodian, then must be registered with SEBI and has certificate to work। कहने का मतलब बड़ा सिंपल है, अगर आज मैं सिक्योरिटीज मार्केट में इंटरमीडियरी बनना चाहता हूं, इंटरमीडियरी का मतलब बीच का ब्रोकर, कि कोई बड़ा आदमी होगा, मैं उस कोई भी इंसान होगा, मैं उससे बोलूंगा कि मैं आपका ब्रोकर बन जाता हूं, आपके ब्याज पे कंपनीज के शेयर्स खरीदूंगा बेचूंगा, प्रॉफिट होगा तो आपको दे दूंगा, लॉस होगा तो बता दूंगा, इंटरमीडियरी बन रहा हूं। ब्रोकर, सब ब्रोकर, डिपॉजिटरी, मर्चेंट बैंकर, कस्टोडियन बहुत होते हैं। ये जब आप प्रॉपर सेबी एक्ट पढ़ोगे ना, अभी तो आपके कोर्स में थोड़ा बहुत सेबी एक्ट है, जब आप एक्चुअल में सेबी का अगर डिग्री लेने जाओगे तब पता चलेगा बहुत ब्रोकर्स होते हैं। अगर कोई भी पर्सन इंटरमीडियरी की तरह काम करना चाहता है तो मुंह उठा के नहीं कर सकता, ना 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 उसे सेबी से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, उसे सेबी के पास में रजिस्टर होना पड़ेगा, सेबी उसे सर्टिफिकेट देगा कि आप ब्रोकर की तरह, क्योंकि कंडीशंस होती है बच्चों, ये तो आपके कोर्स में होनी है नहीं, वरना बताऊं, अगर कोई बंदा मर्चेंट बैंकर की तरह काम करना चाहता है, मर्चेंट बैंकर भी कंपनी होती है, अगर कोई पर्सन मर्चेंट बैंकर की तरह काम करना चाहता है तो उसके पास में कम से कम 50 करोड़ की नेटवर्थ होनी चाहिए, वही मर्चेंट बैंकर की तरह काम कर सकता। तो आप बस सिंपल बात रखो, याद रखो, सेक्शन 12 ऑफ सेबी एक्ट सिर्फ इतनी सी बात बोलता है, सिर्फ इतनी सी जो मैंने लिखी है यहां पर, कि अगर कोई भी पर्सन इंटरमीडियरी की तरह काम करना चाहता है, ब्रोकर, सब ब्रोकर, कुछ भी बनना चाहता है, सेबी के पास रजिस्टर होना चाहिए, सेबी से सर्टिफिकेट लेना चाहिए, दैट्स इट, तभी वो इंटरमीडियरी बन सकता है, लोगों के ब्याज पे शेयर को खरीद या बेच सकता है। स्टूडेंट बोलता है सर अभी तक की मुझे सब बात यहां तक समझ में आ गई है, जो जो आपने पढ़ाई है अभी तक मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। तो स्टूडेंट्स यहां तक मैंने आप लोगों को बता दिया। देखो एक बार जल्दी से टॉपिक्स को देख लेते हैं, हमने क्या क्या देखा। हम कम से कम 7 से 8 बार अभी रिवीजन भी कर चुके हैं बच्चों। हमने ये देख लिया कि सेबी कब आया था, 1992 में आया था। सेबी एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स देख लिए, ये कंपनी है, करेक्ट, इसके पास कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक है, मेन हेड ऑफिस मुंबई में, बाकी के अदर प्लेसेस पर है, सेबी और चाहे और बना सकता है। उसके अलावा हमने देख लिया टोटल 9 लोग हैं, सबको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, 1 चेयरमैन, 2 जिनको फाइनेंस की नॉलेज है, 1 आरबीआई, बाकी के 5 अदर जिनमें से 3 फुल टाइम होनी चाहिए। उसके बाद में हमने देख लिया अगर किस सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को रिमूव कर रहा है, चेयरमैन या मेंबर को 3 महीने का नोटिस देगा, कोई छोड़ रहा है तो 3 महीने का नोटिस देगा। सेक्शन 6 में सिर्फ मेंबर्स को रिमूव कर रहे हैं इन वजहों से, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ये सब चीजें बच्चों हम देख चुके हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी पढ़ चुके हैं जो कि सेम ऑब्जेक्टिव्स हैं सेबी एक्ट के, और हम पावर्स भी पढ़ चुके हैं जो कि मैंने आपको बड़े प्यार से कहानी की तरह समझा दी। अब स्टूडेंट इससे आगे जो हमारा टॉपिक है वो मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा बच्चों, बहुत ही ध्यान से आप लोगों को एक बात समझनी है। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। एक तो हमें पढ़ना है पेनल्टीज, पहले हमें ये पढ़ना है, एजुकेशन को अभी छोड़ दे, पेनल्टीज। बच्चों मैं आपको एक चीज बता देता हूं, बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा मेरी बात को। जब भी ये टॉपिक आता है पेनल्टीज वाला, तो मुझसे ज्यादातर स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि सर इस पेनल्टी वाले टॉपिक को कोई सर ट्रिक बता दो जिससे हम याद कर लें। मैं आपको एक बात क्लियरली बोल देता हूं, मेरी बात पे बिलीव कीजिएगा, 9 साल हो गए मुझको पढ़ाते हुए, 9 साल का एक्सपीरियंस है, और पता नहीं
कितने सारे बच्चे मैंने पढ़ाए। इवन आपका मैं ये बता दूं कि जो आज तक का यंगेस्ट सीएमए है इंडिया का, वो मेरे से पढ़ा हुआ है। मैं उस पूरे एक्सपीरियंस के साथ में बच्चों आप लोगों को एक चीज बता देता हूं कि कोई ट्रिक नहीं होती पेनल्टीज को याद करने की, आपको इन्हें रटना पड़ता है, दैट्स इट। हो सकता है आपको अजीब लगे कि यार सर आप क्या बोल रहे हो, मैं सच बोल रहा हूं, बिलीव कीजिएगा, अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए ट्रिक ढूंढने में, ये ढूंढने में, वो ढूंढने में। ट्रिक जो है वो आपको थोड़ी बहुत देर तक याद रखवाएगी, बाद में सब गिच पिच हो जाएगा, एग्जाम में जाके सब भूल जाओ। इसमें से जो क्वेश्चन आता है वो 1 मार्क या 2 मार्क्स में से कभी कभी आ जाता है। मैं आपको बता देता हूं, कोई ट्रिक नहीं है, आपको खुद को याद करना पड़ेगा। ये वाली जो अभी की स्लाइड आपको दिख रही है स्टूडेंट, इस पर सेक्शंस के सामने पर्टिकुलर लिखे हैं। ये बता रहा है कि कौन कौन से, इसमें बताया जा रहा है कि सेक्शन 15A में जो पेनल्टी लगती है वो क्यों लगती है, अगर कोई पर्सन इंफॉर्मेशन नहीं देता तो। सेक्शन 15B बोल रहा है कि क्यों लगती है पेनल्टी अगर कोई पर्सन क्लाइंट के साथ में एग्रीमेंट नहीं करता है। तो वजह बताई हुई है, ये सब रीजंस है कि पेनल्टी क्यों लगती है, कौन से सेक्शन में लगती है वो ये रही, कितनी लगती है वो आगे वाली स्लाइड में है। ये बच्चों आपको रटना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या सर हमें ये सब पढ़नी जरूरी है। अब देखिए, मैं आपकी जगह अगर होता तो मैं इनको छोड़ देता, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं छोड़ देता, क्योंकि मुझे लगता है इनमें से क्वेश्चन जो आता है ना, जो मैंने अभी तक देखा है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ज्यादातर 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो मुझे कॉस्ट बेनिफिट कहीं नहीं दिखता कि इनको रटते रहो, टाइम बर्बाद करते रहो और 1 मार्क लेकर आओ, मुझे बेनिफिट नजर नहीं आता। आप चाहें तो आप जरूर पढ़ सकते हैं, सब कुछ दिया हुआ है, एक एक चीज टोटल अमेंडेड है, टोटल नहीं है, कुछ भी पुराना नहीं है, लेकिन कोई ट्रिक नहीं है, ना ही इसमें मुझे कुछ समझाने की जरूरत है। ये सिर्फ आपको रटना है, सिर्फ आपको मेमोराइज करना है, दैट्स इट, बात खत्म। और ये मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ में ऑफिशियली बोल रहा हूं। हाँ, बस मैं आपको ये बोल देता हूं कि एक ये जो पेनल्टी है, बस इसको थोड़ा सा आप याद रख लो, इस पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, दैट्स इट। क्योंकि ये इनसाइडर ट्रेडिंग इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये क्या होता है समझ लो। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है कंपनी की वो इंफॉर्मेशन जो अभी तक अनपब्लिश्ड है, जो अभी तक अनपब्लिश्ड है, मतलब कंपनी ने खुद ने उसको पब्लिश नहीं किया, लेकिन वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन है कि अगर वो लीक हो गई तो उस कंपनी के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे, इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस बढ़ने और घटने लग जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर सपोज कीजिए रिलायंस कंपनी डिविडेंड देने वाली है एजीएम में, एनुअल जनरल मीटिंग में, अपने शेयर होल्डर्स को। तो अगर ये अब, और ये बात रिलायंस ने अभी तक पब्लिश नहीं करी है, लेकिन अगर ये बात बाहर लीक हो गई तो लोगों को पता चल जाएगा कि रिलायंस के शेयर बढ़ने वाले हैं, शेयर प्राइस बढ़ेगी, तो लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदना स्टार्ट कर देंगे। ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बोलते हैं इसको लीगल भाषा में। या फिर आप देखो ये लिखा हुआ अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, या फिर रिलायंस कंपनी बाईबैक करने वाली है, या बोनस इशू देने वाली है, या राइट इशू लेकर आने वाली है। अरे मेरी बात समझ में, या रिलायंस कंपनी के अंबानी साहब जो इतने बड़े डायरेक्टर है वो कंपनी छोड़कर जा रहे हैं। ये कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनकी वजह से स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर प्राइस एकदम से ऊपर नीचे हो जाती है। अगर कोई बंदा जो कंपनी के अंदर काम कर रहा है उसको इस अनपब्लिश्ड इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के बारे में पता है, उसे ये बात लीक नहीं करनी चाहिए। अगर वो लीक कर देगा तो फिर उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी कम से कम 10 लाख रुपए, मिनिमम ₹10 lakhs, मैक्सिमम 25 करोड़, और 3 times ऑफ प्रॉफिट जो आपने कमाया। मतलब अगर आज मैं कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी हूं और मैंने इस अनपब्लिश्ड इंफॉर्मेशन को लीक करके इलीगल पैसा कमाया,
कितना कमाया? 3 करोड़। तो 3 टाइम्स कितना हो गया? 9 करोड़। अब 25 करोड़ और 9 करोड़ विच एवर इज हायर, 25 करोड़, तो मेरे ऊपर इतनी लग जाएगी। या जितनी भी कंपनी चाहे, मिनिमम 10 लाख है, मैक्सिमम 25 करोड़ है। अगर कंपनी ने बोला कि हम तो 10 करोड़ लगाएंगे, तो 10 करोड़ 9 करोड़ विच एवर इज हायर। अरे बात समझिए, ये वाली पेनल्टी याद रख लो बच्चों। इससे रिलेटेड मैं कहानी भी बताता हूं। एक बार एक कंपनी थी, उसका कंपनी सेक्रेटरी था, वो कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग करने वाली थी। एजीएम में बहुत सारा काम होता है, इसलिए, और कंपनी सेक्रेटरी का काम मेन होता है, इसलिए वो घर पे लेट पहुंचा। आकर अपने बेड पर लेट गया, थका हुआ था, बेड पे लेट गया। वाइफ ने पूछा लेट क्यों आए हो? तो उसके मुंह से गलती से निकल गया, उसका इंटेंशन नहीं था, उसके मुंह से गलती से निकल गया कि यार कंपनी की एजीएम चल रही है, कंपनी डिविडेंड देने का सोच रही है, अब उस काम में मैं बिजी रहता हूँ, पूरा बहुत सारा काम होता है, इसलिए मैं लेट आता हूँ आजकल, 2-2 3-3 बजे रात में घर आता हूँ। बेचारे ने बेड पर लेटे लेटे नींद में उसके मुंह से ये बात उसकी वाइफ से निकल गई। वह अगले दिन वाइफ ने ये बात अपनी महिला मंडल को बता दी। वो देखते हो ना आप लोग तारक मेहता, उसमें महिला मंडल को बता दी। अब जैसे ही महिला, अब ये आदमी कंपनी सेक्रेटरी कौन है? ये है तारक मेहता, और ये वाइफ कौन थी? अंजलि तारक मेहता। इसने अपने पूरे महिला मंडल को बता दी, और महिला मंडल ने अपने अपने पतियों को, अपने अपने घर वालों को सब जगह रोना पीट दिया। ये इनसाइडर ट्रेडिंग मानकर बेचारे उस कंपनी सेक्रेटरी को जेल में डाल दिया गया। ये एक्चुअल कहानी बता रहा हूं मैं आपको। तो इनसाइडर ट्रेडिंग जो है ना, वो कंपनी में ज्यादातर होती है, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी पेनल्टी आप जरूर याद कर लीजिएगा, कितनी है? 10 लाख और 25 करोड़, और 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट विच एवर इज हायर, जो भी ज्यादा आ जाए, दैट्स इट। अब इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट चीज बड़े ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये जो पेनल्टीज आपको बताइए ना, इनमें सेक्शन लिखा हुआ है। हमने ये तो पढ़ लिया कि पेनल्टी क्यों लगती है, रीजंस यहां पर देख लिए, कितनी लगती है वो यहां पर देख लिए, कौन लगाता है पेनल्टी, कौन लगाता है, किसकी एडजुडिकेशन, किसकी पावर, किसकी अथॉरिटी है पेनल्टी लगाने की। तो देखो, पेनल्टी कौन लगाएगा? वो बंदा जो कम से कम डिवीजन चीफ की रैंक पे तो है, इससे छोटी रैंक पे नहीं होना चाहिए, नॉट बिलो दी रैंक, इससे छोटी रैंक पे नहीं होना चाहिए, कम से कम डिवीजन चीफ की रैंक पर है, वो बंदा पेनल्टी लगाएगा। प्लस जब वो पेनल्टी लगाएगा, सामने वाले को, जिस पर पेनल्टी लग रही है, उसे सफाई पेश करने का मौका देगा। तो स्टूडेंट बोलता है सर मैं ये समझ गया, आपने मुझे बता दिया कि रीजंस क्या है, क्यों पेनल्टी लगती है, आपने बता दिया कितनी पेनल्टी लगती है, आपने बता दिया वो बंदा लगाएगा जो कम से कम डिवीजन चीफ की रैंक पे तो बैठा है, उससे ऊपर वाली रैंक वाला लगा सकता है, उस वाली रैंक वाला लगा सकता है, उससे कम वाली रैंक वाला नहीं लगा सकता, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जरूर देगा। मुझे सर बस ये सब तो समझ में आ गया, लेकिन मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता दो बच्चों, ये वाला इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, कि सर जब भी पर्सन पेनल्टी लगाएगा, तो वो पेनल्टी लगाते टाइम किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखेगा। सपोज कीजिए आज मैं मोहित बंसल डिवीजन चीफ हूं और मैं पेनल्टी लगा रहा हूं, तो पेनल्टी लगाते वक्त कुछ तो पॉइंट्स होंगे ना जिनको मैं ध्यान में रखूंगा, और उनके हिसाब से मैं तय करूंगा कि कितनी पेनल्टी मुझे लगानी है। मुझे लिमिट तो यहाँ पे दी हुई है मैक्सिमम मिनिमम की, लेकिन मुझे एक्चुअली में लगानी कितनी है ये भी तो मुझको देखना पड़ेगा ना बच्चों। तो मैं क्या देखूंगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। पहला, मैं ये देखूंगा प्रॉफिट टू रॉन्ग डूअर, जिसने गलत किया उसने गलत करके कितना पैसा कमाया। दूसरा, लॉस टू विक्टिम, जिसके साथ गलत हुआ उसको कितना लॉस हुआ। और तीसरा, ये जो क्राइम है
ये रिपीट पे होता है कि नहीं, मतलब जो बंदा गलत कर रहा है उससे पहली बार ये गलती हो गई है या वो जानबूझ के बार बार गलती करता रहता है। इन 3 पॉइंट्स को ध्यान में रख के मैं गलती लगाता हूं, पेनल्टी लगाता हूं। फिर से बोल रहा हूं, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, दोबारा सुन लो। मैंने आपको यह बता दिया कि सेबी के अंदर पेनल्टी किस किस रीजन पे लगती है, कितनी लगती है वो मैंने यहां पर आपको बता दिया। कौन लगाता है? जो डिवीजन चीफ की रैंक पर है या उससे ऊपर, इससे कम वाला नहीं लगा सकता, कम पोजीशन वाला। पेनल्टी लगाने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देगा, लेकिन पेनल्टी की जब वो तय करेगा कितनी पेनल्टी लगनी है, वो क्या क्या चीजें सोचेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो 3 बातें सोचेगा। पहला, जिसने गलत किया उसको गलत करके कितना फायदा हुआ, जिसके साथ गलत हुआ उसको कितना लॉस हुआ, प्लस जो ये गलत कर रहा है वो रिपीटेटिव नेचर का डिफॉल्ट है, वो बार बार करता रहता है, सुधरता नहीं है, तो हैवी पेनल्टी लगा दो। और अगर उससे पहली बार बाई चांस गलती होगी तो थोड़ी लाइट पेनल्टी लगा दो जिससे वो सुधर जाए। यहां तक स्टूडेंट्स हम लोग अपने इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं। हालांकि अभी और टॉपिक आगे बचे हैं जिसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में आपका, मैं दोबारा बोल दूं बच्चों, दोबारा बड़े ध्यान से सुन लीजिए एक बात को, सीएमए फाइनल पेपर नंबर 13 जो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, उसका सेक्शन बी, जिसको आप अदर कॉर्पोरेट लॉ बोलते हो, उसके स्टडी नोट 2 का पार्ट ए पढ़ रहे हैं हम लोग आपके स्टडी मटेरियल के हिसाब से। वो हमारा काफी कंप्लीट हो गया आज की क्लास में, थोड़ा सा बचा हुआ नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अपना सेबी चैप्टर पढ़ रहे थे, सेबी एक्ट 1992, और इससे पहली वाली जो क्लास थी, इसकी जो फर्स्ट क्लास थी, फर्स्ट पार्ट था, उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था कि सेबी क्या है, सेबी एक्ट 1992 में क्या आया था, क्यों आया था, सेबी एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, सेबी की पावर, सेबी के फंक्शंस, पेनल्टी किस किस रीजन की वजह से लगती है, कितनी पेनल्टी लग सकती है, पेनल्टी कौन लगाएगा, मैंने बताया था डिवीजन चीफ बताएगा, वो सब हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं और हमारा टॉपिक है आज का सिक्योरिटीज एपिलेट ट्राइब्यूनल। तो बहुत ध्यान से समझेंगे इस टॉपिक को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। देखें आप लोग, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सिक्योरिटीज एपिलेट ट्राइब्यूनल आखिर है क्या। ये जो सेट है सिक्योरिटीज एपिलेट ट्राइब्यूनल, इसको हम शॉर्ट में सेट बोलते हैं। आखिर इसका मतलब क्या होता है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बड़ा ही इजी है। ये जो अपीलेट शब्द आपको दिख रहा है ना, एपिलेट, इसका मतलब होता है जिसके पास अपील लगाई जा सकती है। तो सबसे पहले तो मैं बताता हूं एपिलेट का मतलब क्या होता है। एपिलेट का मतलब है जिसके पास अपील लगेगी, जिसके पास अपील लगाई जाएगी, अपील लगेगी, उसे हम एपिलेट बोलते हैं। और ट्राइब्यूनल का मतलब मैं आप लोगों को बता चुका हूं, लीगल अथॉरिटी, लीगल ग्रुप ऑफ पर्सन। अगर कोई भी पर्सन सेबी के ऑर्डर से अग्रीव्ड है, अगर कोई भी पर्सन सेबी के ऑर्डर से अग्रीव्ड है, तो फिर उसे ऐसा लगता है कि यार सेबी ने मुझे, मेरे ऊपर जो ऑर्डर पास किया है वो ऑर्डर सही नहीं है, तो फिर उस केस में सेबी के ऑर्डर के अगेंस्ट में तो कहीं जाएगा ना वो बंदा, तो किसके पास में जाएगा, सिक्योरिटीज एपिलेट ट्राइब्यूनल के पास में जाएगा। तो सिक्योरिटीज एपिलेट ट्राइब्यूनल एक लीगल अथॉरिटी होती है और उसके पास में हम अपील लगाते हैं, सेबी के ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील लगाते हैं जब हमें ऐसा लगता है कि सेबी ने हमारे ऊपर जो ऑर्डर पास किया है वो सही नहीं है, वो गलत ऑर्डर दिया है और ये ऑर्डर रिवाइज होना चाहिए, ये कैंसिल होना चाहिए। तो हम सेबी के ऑर्डर के अगेंस्ट में सिक्योरिटीज एपिलेट ट्राइब्यूनल के पास में अपील लगाते हैं। यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई। स्टूडेंट बोलता है सर मैं ये समझ गया कि सिक्योरिटीज एपिलेट ट्राइब्यूनल आखिर होता क्या है, ये समझ गया हूं, मुझे ये बताइए ये जो सिक्योरिटीज एपिलेट ट्राइब्यूनल है इसको एस्टेब्लिश कौन करता है। तो इसको एस्टेब्लिश सेंट्रल गवर्नमेंट करता है सेक्शन 15K के अंदर। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि सिक्योरिटीज एपिलेट ट्राइब्यूनल को एस्टेब्लिश कौन करता है,
डायरेक्ट लिखिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन से सेक्शन में करता है? सेक्शन 15K ऑफ सेबी एक्ट 1992। क्वेश्चन आता है सर कैसे करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल को एस्टेब्लिश कैसे करता है? नोटिफिकेशन पास करके। सर इसका मतलब क्या होता है नोटिफिकेशन पास करना? हम लोगों ने बहुत बार सुना है। नोटिफिकेशन पास करने का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट अपने रजिस्टर्स में प्लस ऑफिशियल गैजेट में, ऑफिशियल गैजेट का मतलब होता है सरकारी रजिस्टर जो पार्लियामेंट के अंदर दिल्ली में रखे हुए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को जब भी कभी भी जरूरत लगती है कि यार मुझे उस एरिया के अंदर, मुझे राजस्थान में, मुझे यूपी में, मुझे मध्य प्रदेश में, मुझे दिल्ली में, मुझे हरियाणा में, मुझे गुजरात में, मुझे कर्नाटक में, मुझे तमिलनाडु में, कहीं भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल को एस्टेब्लिश किया जाना चाहिए तो वो अपने सरकारी रजिस्टरों में नोटिफिकेशन पास कर देता है और बोल देता है फलाने एरिया में सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल को एस्टेब्लिश किया जा रहा है। ये बात यहां पर लिखी हुई है बच्चों, इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा। सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल को सेक्शन 15K के अंदर एस्टेब्लिश किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करता है और नोटिफिकेशन पास करके एस्टेब्लिश करता है। वो सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल कौन से एरिया, एरिया मतलब होता है जुरिस्डिक्शन, वो कौन से एरिया में काम करेगा ये बात भी सेंट्रल गवर्नमेंट उस नोटिफिकेशन में लिखता है। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन पास करता है ना एक्चुअल में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसके अंदर लिखता है कि मैं उस एरिया के लिए सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल को एस्टेब्लिश कर रहा हूं। क्वेश्चन ये आता है कि क्या सर एक एरिया में सिर्फ एक ही सेट हो सकता है? नहीं, ये जरूरी नहीं है। अगर वो एरिया बड़ा है, अगर वहां पे बहुत ज्यादा लोग ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है एक सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल अकेला उन सबको नहीं संभाल सकता, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक से ज्यादा सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल को भी एस्टेब्लिश कर सकता है। तो बच्चों अभी तक दो बातें पढ़ी हमने। सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल क्या होता है? ये एक लीगल अथॉरिटी होती है, ये एक अपीलेट अथॉरिटी होती है। अगर कोई भी पर्सन सेबी के ऑर्डर से अग्रीव्ड है तो सेट के पास अपील लगा सकता है। सेट का एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन 15K के अंदर किया जाता है। सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल जो है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करता है, नोटिफिकेशन पास करके एस्टेब्लिश करता है। सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल जो है उसकी कितनी पावर होगी, कितनी अथॉरिटी होगी, कौन से एरिया में काम करेगा, ये सब चीजें भी सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर देता है। स्टूडेंट बोलता है सर मैं समझ गया, लेकिन मुझे एक बात बताओ, इस सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल के अंदर कितने लोग बैठते हैं, कितने लोग काम करते हैं सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल में? सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल का कंपोजिशन कैसे होता है? सबसे पहली बात तो आप ये समझ लो कि 3 लोग बैठते हैं सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल। इस अपीलेट अथॉरिटी में टोटल 3 लोग बैठते हैं। कहां पर लिखी है ये बात? सेक्शन 15L में लिखी हुई है ये बात। क्या सर हमें सेक्शन याद करने? कर लीजिएगा, बेनिफिट में रहोगे, कभी कभी सेक्शन से क्वेश्चन आ जाता है। तो मैंने बोला सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल के अंदर टोटल 3 लोग बैठते हैं। सर इन तीनों को कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। सेंट्रल सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल का कर्ता धर्ता सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट ही सेट को एस्टेब्लिश करता है और सेट के अंदर काम करने वाले लोगों को भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करता है, वो भी नोटिफिकेशन पास करके करता है। स्टूडेंट बोलता है मैं समझ गया सर, और आपने बोला कि सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल के अंदर 3 लोग बैठते, वो कौन है? एक तो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर, मतलब मेन आदमी होता है। एक तरीके से आप इसे चेयरमैन बोलते हो, लिखोगे नहीं चेयरमैन एग्जाम में, लिखोगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर। समझाने के लिए बता रहा हूं, मेन आदमी होता है, बाकी के 2 और मेंबर्स भी होते हैं। स्टूडेंट बोलता है अब समझ गया सर मैं। आप बोल रहे हो सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल जो है उसके अंदर 3 लोग बैठते हैं, एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, बाकी के 2 अदर मेंबर्स होते हैं। मैं समझ चुका हूं इस बात को, और उन सबको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। सर मुझको लेकिन आप एक बात बता दो। अब मैंने कहा क्या बात बता दूं? बोला सर ये बता दो कि क्या कोई भी इंसान रोड पे चलता हुआ एरा गैरा, टॉम डिक हैरी, रंगा बिल्ला,
कोई भी इंसान सिक्योरिटीज एपेलेट ट्राइब्यूनल का प्रिसाइडिंग ऑफिसर बन जाएगा? नहीं। कोई भी मुंह उठाकर सिक्योरिटीज एपेलेट ट्राइब्यूनल का प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं बन सकता। तो सर फिर कौन बनेगा? वो पर्सन जो कि सुप्रीम कोर्ट का जज है या था, है या था, अब रिटायर हो गया है, सुप्रीम कोर्ट का जज या फिर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है या था। मतलब सर आप ये बोल रहे हो, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं सर, आप ये बोल रहे हो कि सेट का प्रिसाइडिंग ऑफिसर अगर किसी को बनना है तो वो या तो सुप्रीम कोर्ट का जज है या था, या फिर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है या था। मतलब सुप्रीम कोर्ट में आपने जज लिया या फिर हाई कोर्ट में आपने चीफ जस्टिस लिया। आप बोल रहे हो चाहे से वो अभी प्रेजेंट में है या पहले था, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो जाए तो वो पर्सन सेट का प्रिसाइडिंग ऑफिसर बन जाएगा। सर जज में और चीफ जस्टिस में फर्क क्या है? अरे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज लाखों हजारों घूमते हैं, कोई भी जज, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, मेन चीफ जस्टिस, तो या तो हाई कोर्ट का मेन चीफ जस्टिस है या था, या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज है या था। इनमें से अगर कोई भी कंडीशन फुलफिल होती है तो फिर वो आपका बंदा प्रिसाइडिंग ऑफिसर की पोजीशन पे अपॉइंट हो सकता है। स्टूडेंट बोलता है मैं समझ गया सर इस बात, लेकिन फिर भी एक डाउट है सर मेरा। मैंने कहा बताओ क्या डाउट है? सर सपोज कीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी बंदे को प्रिसाइडिंग ऑफिसर की पोजीशन पे अपॉइंट कर रहा है, जो कि इन दो में से किसी भी कंडीशन को फुलफिल करता है, उसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर की तरह अपॉइंट कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट। सर मुझको ये बता दो कि जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर को अपॉइंट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट तो क्या किसी की कंसल्टेशन लेगा? इंडिया के चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन लेगा। इंडिया के चीफ जस्टिस मतलब चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मेन चीफ जस्टिस। तो आपको क्या समझ में आना चाहिए? आपको यह समझ में आना चाहिए सिक्योरिटीज एपेलेट ट्राइब्यूनल के अंदर एक मेन बंदा बैठता है, उसको हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोलते हैं, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जब उसको अपॉइंट करता है तो इंडिया के चीफ जस्टिस के साथ में कंसल्ट करता है, इंडिया के चीफ जस्टिस के साथ कंसल्ट करता है। इसके अलावा नेक्स्ट बात अगर मैं आपको बताऊं कि कौन बन सकता है चीफ जस्टिस, कौन बन सकता है सेट का प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो दो में से कोई एक कंडीशन पूरी कर दे। वो या तो है या था सुप्रीम कोर्ट का जज, या फिर वो है या था हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। स्टूडेंट बोलता है अब मैं समझ गया सर। मेंबर्स की क्वालिफिकेशन, मेंबर की क्वालिफिकेशन ये कि वो एबिलिटी, इंटेग्रिटी और अपनी बात का हाई मोरलिटी, ईमानदार आदमी होना चाहिए, और उसको लॉ की, सिक्योरिटीज लॉ की, फाइनेंस की, अकाउंटेंसी, ये जो हमने सेबी के अंदर पढ़ा था वही रिपीटेड है। स्टूडेंट बोलता है सर मैं अब तक जो जो समझा मैं एक बार आपको रिवाइज कर देता हूं। मैं समझ गया कि सेट जो है वो एक सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल, एक अपीलेट अथॉरिटी है। कोई भी पर्सन सेबी के ऑर्डर से एग्रीव सेट को अपील लगा सकता है। सेट को सेक्शन 15K के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैब्लिश करता है, नोटिफिकेशन पास करके स्टैब्लिश करता है। उसके अंदर टोटल 3 लोग बैठते हैं, जिसमें से एक मेन बंदा प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, बाकी 2 अदर मेंबर है, उनको भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो कौन हो सकता है? जो सुप्रीम कोर्ट का जज है या था, या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है या था। और मेंबर कौन हो सकता है? जो एबिलिटी, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी वाला आदमी हो, उसे लॉ की, अकाउंट्स की, फाइनेंस की, एडमिनिस्ट्रेशन की, इन सब की, बैंकिंग की नॉलेज होनी चाहिए। समझ गया सर? मैक्सिमम एज होती है क्या किसी की? हाँ मैक्सिमम एज भी होती है, इसको समझ लो। 1 मिनट रुक जाए, उससे पहले एक नोट समझिए। यहां तक की बात तो मैंने आपको बता दी, उससे पहले एक नोट समझ लो बच्चों, एक बहुत ही अच्छा खासा नोट समझ रहे हैं आप। सब देखिए, सपोज करें मोहित बंसल मतलब मैं सेबी बोर्ड का मेंबर हूं। मैंने कल आपको बताया था सेबी बोर्ड के अंदर टोटल 9 लोग बैठते, उनमें से मैं कोई एक हूं। अब मेरा काम खत्म हो गया और मैं वहां से रिटायर हो गया।
या मैं हट गया, रिजाइन कर दिया, तो आपको पता है अगले 2 साल तक मैं सेट के अंदर नहीं आ सकता। मतलब मैं सेट का ना तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर बन सकता हूं और ना ही मैं सेट का मेंबर बन सकता हूं, चाहे से मैं कंडीशन पूरी करता हूं। अगर कोई भी पर्सन सेट का प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनना चाहता है तो इन दो में से कोई एक कंडीशन पूरी कर दे तो वो बन जाएगा। लेकिन अगर वो पर्सन अभी सेबी का मेंबर था तो अगले 2 साल तक नहीं बन पाएगा, 2 साल के बाद में बन जाएगा। ये नोट है बच्चों, इसको अच्छे से याद रखना, केस स्टडी आती है इसके ऊपर। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक मैं समझ गया, लेकिन मेरे को एक चीज बता दो, जल्दी से बता दो। मैंने कहा पूछो, क्या पूछना चाह रहे हो? सर मुझे सिर्फ इतना सा बता दो कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, सर प्रिसाइडिंग ऑफिसर वो कितने साल के लिए अपॉइंट होता है? 5 साल के लिए। सर मेंबर कितने साल के लिए अपॉइंट होता है? 5 साल के लिए। सर क्या ये लोग रीअपॉइंट हो सकते हैं? अगर किसी को सेट का प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाया गया, उसने 5 साल काम किया, उसका काम अच्छा लगा, हम उसे रीअपॉइंट करना चाहते हैं, या मेंबर उसने 5 साल काम किया, अपॉइंट तो दोनों ही 5 साल के लिए हो रहे हैं, हम उनको रीअपॉइंट करना चाहते हैं, हाँ जी रीअपॉइंट कर सकते हो, रीअपॉइंट कर सकते हो। लेकिन सर एक बात बताओ, प्रिसाइडिंग ऑफिसर की मैक्सिमम एज कितनी होती है? 68 ईयर्स। सर मेंबर की मैक्सिमम एज कितनी होती है? 62 ईयर्स। तो सर मुझे एक बात बताओ, मैं क्वेश्चन पूछता हूं, पहला क्वेश्चन है सर मेरा। सर फर्स्ट क्वेश्चन, सपोज करें ईयर चल रहा है अपना 2022। सर मिस्टर ए को प्रिसाइडिंग ऑफिसर की पोजीशन पे अपॉइंट किया और अभी उनकी एज कितनी है? 55 ईयर्स। तो सर उनको अपॉइंट कर लेंगे? कर लेंगे। कितने टाइम के लिए? 5 साल के लिए। कितने के हो जाएंगे फिर वो? 60 ईयर्स के। सर फिर अपॉइंट कर लेंगे? फिर कर लेंगे, रीअपॉइंट कर लो, 65। सर फिर रीअपॉइंट कर लेंगे? कर लो, लेकिन 3 साल, क्योंकि मैक्सिमम एज 68 साल होती है। वैसे तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर या मेंबर दोनों 5 साल के लिए अपॉइंट होते हैं और रीअपॉइंट भी हो सकते हैं, लेकिन प्रिसाइडिंग ऑफिसर 68 साल से ऊपर का नहीं हो सकता, मेंबर 62 ईयर्स से ऊपर का नहीं हो सकता। स्टूडेंट बोलता है अब तक आपने जो पढ़ाया वो मुझे सब याद हो गया है, मुझे समझ आ गया सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल सेबी की अपीलेट अथॉरिटी है, कोई भी पर्सन सेबी के ऑर्डर से एग्री में सेट को अपील लगा सकता है। उसके बाद में सेक्शन 15 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू सेट को एस्टेब्लिश करता है। उसके बाद में सेक्शन 15L के अंदर जो सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल है उसके अंदर प्रिसाइडिंग ऑफिसर और बाकी 2 मेंबर को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। और उसके बाद में बाकी हमने पढ़ लिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर की क्वालिफिकेशन है वो सिटिंग या रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज या फिर वो सिटिंग या रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, इनमें से कोई एक कंडीशन पूरी हो जाए। मेंबर एबिलिटी इंटीग्रिटी वाला होना चाहिए। लेकिन अगर कोई पर्सन जो सेबी का मेंबर था और अभी तक उसे 2 साल खत्म नहीं हुए, जब से वो सेबी की मेंबरशिप से खत्म हुआ है, सेबी के बोर्ड से बाहर निकला है, उसके अगले 2 साल तक वो सेट का मेंबर या प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं बन सकता। उसके बाद में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर या मेंबर होते हैं वो 5 साल के लिए अपॉइंट होते हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर की मैक्सिमम एज 68 साल और मेंबर की 62 ईयर्स, ये लोग रीअपॉइंट भी हो सकते हैं। अब एक बहुत अच्छी बात, एक आप एग्जाम्पल देखें, एक क्वेश्चन देखें। मैं नेक्स्ट टॉपिक समझा रहा हूं अब आपको, नेक्स्ट टॉपिक डायरेक्टली मैं आपको क्वेश्चन की फॉर्म में समझा रहा हूं, बड़ा इजी है। एक बार की बात है, देखिए अपनी खुद की कंपनी है, आपकी और मेरी कंपनी है मोहित बंसल क्लासेस, एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं हम लोग। एक बार की बात है, सेबी को हमसे कुछ प्रॉब्लम हुई, भाई बड़ी कंपनी है, शेयर्स अलॉट करती है, शेयर्स भी इशू करती है, तो सेबी को हमसे कोई प्रॉब्लम हुई, तो सेबी ने क्या किया? सेबी ने एक ऑर्डर पास कर दिया। सेबी ने क्या किया? सेबी ने ऑर्डर पास कर दिया और सेबी ने हमारे अगेंस्ट में ऑर्डर दिया। तो सेबी ने हमारे अगेंस्ट में ऑर्डर दिया 1 अगस्त 2022 को। मुझको ऐसा लगा कि यार सेबी ने जो ऑर्डर पास किया है ना वो सही नहीं है और मैं सेबी के ऑर्डर से अग्रीव्ड हो गया। मेरे को लगा सेबी ने मेरे खिलाफ गलत ऑर्डर पास किया है, मैं सेबी के ऑर्डर से खुश नहीं हूं,
कंपनी बोली, और इवन इंडिविजुअल पर्सन भी बोल सकता है, कोई भी बोल सकता है जिसके ऊपर सेबी का ऑर्डर आया है। अगर उस इंसान को ऐसा लगे सेबी ने मेरे खिलाफ गलत ऑर्डर दिया है, तो मैं चाहता था कि मैं सेबी को अपील लगाऊं, तो मैंने सेबी को अपील लगा दी 19 सितंबर 2022। 1 अगस्त को ऑर्डर आया था, 19 सितंबर को मैंने अपील लगा दी। तो कितने दिन बाद में मैंने अपील लगाई? 49 डेज बाद में मैंने अपील लगाई। क्वेश्चन ये आता है कि मैंने जो अपील लगाई है क्या वो अपील सही है, और क्या सिक्योरिटीज एपीलेट ट्राइब्यूनल मेरी उस अपील को एंटरटेन करेगा? जी नहीं, सिक्योरिटीज एपीलेट ट्राइब्यूनल मेरी उस अपील को रिजेक्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि सेबी के ऑर्डर के खिलाफ अगर आप सिक्योरिटीज एपीलेट ट्राइब्यूनल के पास अपील लगाना चाहते हैं तो अपील 45 दिन में लग सकती है, 45 दिन के बाद नहीं लग सकती। इस बात को याद रखें। अगर कोई भी पर्सन सेबी के ऑर्डर से या सेबी की किसी अथॉरिटी के ऑर्डर से अग्रीव्ड है और वो सेबी के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील लगाना चाहता है तो सेट को अपील लगा सकता है। जिस दिन सेबी का ऑर्डर आया उसके 45 दिन के अंदर अंदर, 45 दिन के बाद में नहीं। हमने मोहित बंसल क्लासेस ने यहां पर अपील 49th डे पर लगाई, 45 डेज एक्सपायर हो जाने के बाद लगाई, तो हमारी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाए। स्टूडेंट बोलता है मैं समझ गया सर आपकी बात को, लेकिन एक बात बताओ सर, अगर अपील 45 डेज के अंदर ही लगी होती, अगर अपील 45 डेज के अंदर ही लगी होती, मतलब कहने का कि कब तक लग जाती? 15th of September 2022, 45 दिन के अंदर अंदर अगर लग जाती तो फिर सेट एंटरटेन करता। हाँ जी, तब तो सेट हमारी एप्लीकेशन को एंटरटेन करता। तो सर सेट कितने दिन के अंदर ऑर्डर पास कर देता? 6 महीने के अंदर ऑर्डर पास कर ही देता। तो इसका मतलब क्या है बच्चों? यहां पर मैं एक चार्ट बना रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखें। एक मिनट, ऐसे लिख लीजिएगा, अपील टू सेट विद इन 45 डेज, और उसके बाद ऑर्डर ऑफ सेट, सेट कितने दिन में ऑर्डर दे देगा? विद इन 6 मंथ्स। ये एक एक चीज नोट्स में लिखी हुई है और मेरी बुक आप लोगों ने ऑलरेडी परचेज की हुई है, क्लासेस परचेज की हुई है, आपको पता है। देखिए, सेट मस्ट गिव इट्स ऑर्डर विद इन 6 मंथ्स। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब स्टूडेंट बोलता है, बोला सर एक बात सोचिए, अगर सेट ने 6 महीने के अंदर ऑर्डर पास किया, हमने सेबी के ऑर्डर के खिलाफ 45 दिन में सेट को अपील लगाई, अपील सही लगाई 45 दिन में, सेट ने अपील एप्लीकेशन को चेक किया और सेट ने 6 महीने के अंदर ऑर्डर पास कर दिया जो कि उसे करना था। हमको लगा कि सिक्योरिटीज एपीलेट ट्राइब्यूनल का ऑर्डर भी गलत है। पहले हमें सेबी का ऑर्डर गलत लगा, हम सेट के पास गए। अब सेट का ऑर्डर भी हमको गलत लगता है। अब हम सेट के ऑर्डर से भी अग्रीव्ड हो गए हैं। क्या सर हम सेट के ऑर्डर के खिलाफ भी अपील लगा सकते हैं? जी हां, लगा सकते हो, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट को लगा सकते हैं। तो अब फ्लो चार्ट क्या बनेगा? अब फ्लो चार्ट क्या बनेगा? देखो, फ्लो चार्ट बनेगा, सेबी के ऑर्डर के खिलाफ अपील लगी सेट को और सेट के ऑर्डर के खिलाफ अपील लगी सुप्रीम कोर्ट को। क्वेश्चन ये आता है कि सर सेबी के जिस दिन ऑर्डर आया उसके 45 दिन के अंदर हमने अपील लगाई थी सेट को और सेट ने 6 महीने में ऑर्डर दिया, ये समझ में आया। सर सुप्रीम कोर्ट को कितने दिन में अपील लगाओगे सेट के ऑर्डर के खिलाफ? सुप्रीम कोर्ट के पास में एप्लीकेशन 60 दिन में जाएगी। सपोज कीजिए कि जिस भी दिन सेट का ऑर्डर आता है उसके 60 दिन के अंदर अंदर हर हालत में, 60 दिन के अंदर अंदर हर हालत में
आपको एप्लीकेशन लगा ही देनी है सुप्रीम कोर्ट के पास में। सपोज कीजिए कि सेट का ऑर्डर आया 14 मार्च 2023 को, एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कीजिए, हम पहले वाले एग्जाम्पल को कंटिन्यू कर रहे हैं, डेट एकदम वही है पहले एग्जाम्पल वाली, कि सेट का ऑर्डर 14 मार्च 2023 को आया, तो इसके कितने दिन में सुप्रीम कोर्ट को एप्लीकेशन लग जानी चाहिए? 60 दिन में लग जानी चाहिए। तो 60 दिन गिनो इस वाली डेट से, अब 60 दिन कैलकुलेट करो यहां से। देखो 14 मार्च है, तो मार्च के कितने दिन? मार्च के मिल गए आपको 16 दिन, प्लस अप्रैल के पूरे मिल गए 30 दिन। कितने हो गए टोटल? 46 डेज, प्लस इसमें मई के 14 डेज और प्लस कर लो, तो 14 मई पर पहुंच गए हम। 14 मई 2023 इस डेट को, इस डेट तक सुप्रीम कोर्ट के पास में एप्लीकेशन लग जानी चाहिए। हमने लगाई 19 मई को, 5 दिन बाद में एप्लीकेशन लगाई, सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास में जो एप्लीकेशन लगाई जाएगी सेट के ऑर्डर के खिलाफ, वो हर हालत में 60 दिन के अंदर लग ही जानी चाहिए। कोई भी इफ या वट नहीं चाहिए, 60 दिन के अंदर एप्लीकेशन लग जाए हर हालत में। समझ में आ रही है बात यहां तक? स्टूडेंट बोलता है सर देखिए मैं अभी तक ये समझा कि सेबी के ऑर्डर के खिलाफ आपने 45 दिन में अपील लगाई, 6 महीने में ऑर्डर आया, सुप्रीम कोर्ट को 60 दिन में एप्लीकेशन लगा रहे। सर सपोज करो कि हमें 60 दिन में सुप्रीम कोर्ट को एप्लीकेशन नहीं लगा पाए, लेकिन इसकी हमारे पास में सेटिस्फैक्टरी रीजन है, वजह है, हमारी गलती नहीं थी, हम तो लगाना चाहते थे उस 60 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट को एप्लीकेशन, हमारी गलती नहीं है, लेकिन हम लगा नहीं पाए सर किसी मजबूरी की वजह से। अगर सुप्रीम कोर्ट को यह पता लगता है कि ये 60 दिन के अंदर इसलिए एप्लीकेशन नहीं लगा पाया क्योंकि इसके पास सेटिस्फैक्टरी रीजन है, इसकी गलती नहीं थी, इसकी मजबूरी थी, तो फिर सुप्रीम कोर्ट एक्स्ट्रा 60 दिन का एक्सटेंशन दे देगा। तो कहने का मतलब सेट का ऑर्डर, उसके 60 दिन में अपील नहीं लगा पाए, सेटिस्फैक्टरी रीजन है, एक्स्ट्रा 60 दिन और मिल जाएंगे। स्टूडेंट बोलता है अब मैं पूरा चार्ट समझ गया हूं सर, अब मैं पूरा का पूरा चार्ट समझ गया हूं यहां तक अपील वाला। आपने मुझको बताया सबसे पहले सेबी का ऑर्डर, फिर आपने बताया अपील टू सेट विद इन 45 डेज। चार्ट बना लीजिए स्टूडेंट, आपके लिए लिख रहा हूं मैं जानबूझ के दोबारा, जबकि नोट्स में लिखा है सब कुछ। सेट ऑर्डर 6 मंथ्स के अंदर, अपील टू सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट सेट 60 दिन, सेटिस्फैक्टरी रीजन एक्स्ट्रा 60 डेज। ये एक एक चीज यहां पे लिखी हुई है। स्टूडेंट बोलता है अब तक का आपने जो पढ़ाया वो सब समझ में आ गया सर मेरे को। सर मेरे को एक बात बता दो, अगर कोई पर्सन सेबी के ऑर्डर से अग्रीड है, आपने बोला सेट के पास अपील लगाएगा, सेट के ऑर्डर से अग्रीड है, सुप्रीम कोर्ट को अपील लगाएगा, सर खुद अपील लगाएगा, खुद को क्या बोलते हैं? इन पर्सन, मतलब मैं पर्सनली जाकर अपील लगा रहा हूं, खुद लगाएगा अपील, या फिर किसी प्रैक्टिसिंग सीए से लगवा सकता है, प्रैक्टिसिंग सीएस से लगा सकता है, प्रैक्टिसिंग सीएमए से लगवा सकता है, या प्रैक्टिसिंग लॉयर से लगवा सकता है। कोई भी चाहे तो वो खुद लगा सकता है या फिर वो किसी के थ्रू लगवा सकता है, प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी या सीएमए कॉस्ट अकाउंटेंट या कोई भी लीगल प्रैक्टिशनर, किसी के भी थ्रू आप सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल या सुप्रीम कोर्ट को अपील लगा सकते हो। प्लस
कोर्ट में तो आप बेसिकली लेकर जाओगे, सेट के पास में अपील आप या तो खुद भी लगा सकते हो या फिर इनके थ्रू लगवा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट के पास में अपील तो आपको लॉयर के थ्रू जाना ही पड़ेगा। स्टूडेंट बोलता है यहां तक मैं सब समझ गया, अब सर मेरे को एक टॉपिक और समझा दो, उसके बाद में हमारा चैप्टर खत्म हो गया। लास्ट टॉपिक सर सिक्योरिटीज एपिलेट ट्राइब्यूनल की पावर्स बता दो। मैं बोलता हूं वैसे तो पावर्स यहाँ पे सब लिखी है, लेकिन अगर याद ना आए तो पावर्स ऑफ सेबी जो मैंने पढ़ाई थी लास्ट क्लास में एज इट इज वो लिखी आना, एकदम एक्यूरेट है, कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ है उसके पास, सेट के पास में सब है। तो बच्चों यहां पर आपका ये चैप्टर खत्म होता है। आप सीएमए फाइनल के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों का कॉर्पोरेट लॉ का सेक्शन बी, मैंने बताया था सेक्शन, एक तो सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, सेक्शन सी है। सेक्शन बी में अलाइड लॉ आते हैं, अदर कॉर्पोरेट लॉ आते हैं, उसका ये स्टडी नोट 2 था, है ना। उसमें भी पार्ट ए पढ़ाया है मैंने आपको, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसमें सेबी के बारे में पढ़ लिया, उसकी पावर्स, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, इन सब के बारे में पढ़ लिया, अपील के बारे में पढ़ लिया, सेट के बारे में पढ़ लिया। इवन ये पूरा का पूरा सीएस एग्जीक्यूटिव के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट रहता है।